हेलो किड्स। आई होप अच्छे से पढ़ रहे हो, सारे वीडियोस देख रहे हो। वीडियोस तुम्हें काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। चलो, सो लेट्स गो अहेड विद आवर पोर्शन। दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद इंडस्ट्रियल लॉ के कंसेप्ट्स। ठीक है, ये वीडियो में हम हमारे इंडस्ट्रियल लॉ का पहला वाला एक्ट शुरू करेंगे, विच इज़ द फैक्ट्रीज एक्ट, विच वी आर गोइंग टू डील विद। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट विद इट, उसमें क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, उसे कैसे पढ़ना है, वो कंसेप्ट्स में क्या क्या हमें समझाया गया है, ये वीडियो में देखना है। ऑल्सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर एक्ट को कितना मार्क्स का वेटेज है, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में एक थोड़ा एनालिसिस वी विल डू आफ्टर द कंसेप्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड टू यू पीपल। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर इंडस्ट्रियल लॉ। अब आज तक हमने कॉर्पोरेट लॉ देखा है, कमर्शियल लॉ के कंसेप्ट थोड़े देख लिए हैं, या मे बी तुमने अभी तक कमर्शियल लॉ देखा होगा, कॉर्पोरेट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। अब हम नए से जब इंडस्ट्रियल इंट्रोड्यूस तुम्हें कर रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट एंड हाउ टू स्टडी। अब तुम्हें पता है कि हमारे लॉ एंड एथिक्स के पार्ट में देर आर 4 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट कमर्शियल लॉ, उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ, तीसरा कॉरपोरेट लॉ और चौथा एथिक्स। ठीक है, तो हम अब जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा दूसरा पार्ट है, विच इज़ इंडस्ट्रियल लॉ। अगर हम इंडस्ट्रियल लॉ की बात करें ना बच्चों, the way to look at it and the way to study it is little bit different from all the other 3 parts that we are going to study or we rather study for our paper. इंडस्ट्रियल लॉ की क्या खास बात, कोई भी एक्ट जब तुम्हें इंडस्ट्रियल लॉ का सिखाया जाएगा, याद रखो यू हैव टू मेक योर माइंड की शुरुआत हमेशा डेफिनेशन से ही होगी। योर एक्ट विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू द डेफिनेशंस ऑफ सर्टन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। वो कंसेप्ट के डेफिनेशन समझने के बाद आगे जाके तुम्हें क्या दिखाया जाएगा, आगे जाके वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को कंसेप्ट में यूज किया जाएगा, तब तुम्हें समझेगा कि अच्छा ये वर्ड का मतलब हमें पता है, वी नो द डेफिनेशन, सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑल्सो अलॉन्ग विद इट। क्लियर? सो इसके लिए हमेशा कोई भी इंडस्ट्रियल लॉ रहने दो, हम जब सीखेंगे हम सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के डेफिनेशन सीखेंगे। वो डेफिनेशंस ख़त्म करने के बाद हम उसके कंसेप्ट समझेंगे, और कंसेप्ट समझने के बाद हम थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या आया था, कितने मार्क्स के लिए आया था और हमें क्या प्रिपेयर करके जाना है। ओके, चलो। सो स्टार्टिंग विद आवर इंडस्ट्रियल लॉ का सबसे पहला एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, अब जब हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं, ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, सबसे पहले हमें देखना होगा कि फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री अंदर के प्रोसेसेस कैसे होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का क्या सिनेरियो होता है। तो ये सारे कंसेप्ट्स को एड्रेस करने के लिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट कंसेप्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई इज दिस पर्टिकुलर एक्ट मेड? This particular act is made to ensure adequate safety, healthy and safety measures with respect to workers of the factory. It is meant to provide protection to workers from being exploited by greedy businessmen. Okay, अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक्ट जो है ना, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये बना था ताकि ना ये अपने जो वर्कर्स है जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, हेल्थ मेजर्स और वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड हो। अगर उन्हें हेल्थ मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड ना होते और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता, गंदी जगहों पे विदाउट एनी बेनिफिट्स उनको यूज़ किया जाता, तो उसे तो शोषण कहते हैं ना रे, एक्सप्लॉइटेशन। ऐसा नहीं अलाउड है। इफ़ अ वर्कर इज कमिंग टू यू इन योर फैक्ट्री एंड वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देम। अब क्या होने लग गया, ये बेचारे वर्कर बेचारे दे हाफ द टाइम दे वर इलिटरेट, या अगर लिटरेट भी हो तो सेमी लिटरेट होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था उनके अधिकार क्या है। तो जब उन्हें पता ही नहीं होता था, उन्हें जो मिलता था उन्हें लगता था ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी डिजर्व। इस चक्कर में ग्रीडी बिजनेसमैन अपने कॉस्ट को उनके ऊपर खर्चा करने के, क्या बोलते हैं ना, उनके ऊपर के खर्चे कम करके खुद का कॉस्ट रिड्यूस करते थे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते थे। हो गया, बेचारे ह्यूमन बींग एक्सप्लॉइट होते थे और ये जो बिजनेसमैन है वो मस्त वाला प्रॉफिट कमा के मस्त ज़िंदगी जीते थे। नॉट अलाउड।
गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि द वर्कर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि द वर्कर्स नीड टू हैव सर्टन बेसिक कंडीशंस मेड अवेलेबल टू देम व्हेन दे गो टू अ फैक्ट्री टू वर्क। तो वो बेसिक कंडीशंस जब बिजनेसमैन को नहीं समझ में आ रहे, ठीक है हम तुम्हें बताएंगे क्या बेसिक कंडीशंस नीडेड है। सो द एक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1948, इट वाज एनफोर्स्ड इन द ईयर 1948 एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज लुक लाइक दैट। ओके, रफली अगर हम देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट आज तक गए 6 अटेम्प्ट्स में 10 मार्क, 8 से 10, कभी कभी 12, कभी कभी 13, कभी कभी 18 ऐसे मार्क्स के लिए पूछा गया है। सो रफली हम एवरेज ले तो 10 मार्क तो डेफिनेटली हमारे ये पर्टिकुलर एक्ट से हमें आ रहे हैं, हमारे जेब में आने ही वाले। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड वी नीड टू फोकस ऑन इट। अगर कोई सवाल उसमें से पूछा जाता है, मेक श्योर कि तुम्हें वो अटेम्प्ट करने आना ही चाहिए। चलो ओके, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था, वी हैव टू एड्रेस द डेफिनेशंस फर्स्ट। व्हाट आर द डेफिनेशंस? ओके, सेक्शन 2 हमें डेफिनेशंस के बारे में बताएगा। ओके, द फर्स्ट डेफिनेशन, कॉम्पिटेंट पर्सन। देखते क्या है। Person recognized as such by the chief inspector carrying out tests, examinations and inspection in a factory। अच्छा, फैक्ट्री में ना कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है, ये कॉम्पिटेंस को वे या मेजर करना पड़ता है। कोई भी आज तुम और मैं जाके फटक से फैक्ट्री में हैजार्डस वर्क या वेरी टीडियस वर्क या बहुत मेहनती का काम नहीं कर सकते। हमारा फिजिकल मेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। ये एनालिसिस कौन करता है? तो ये एनालिसिस हमारे सर्टिफाइड सर्जन्स, चीफ इंस्पेक्टर्स करते हैं, जो टेस्ट कंडक्ट करके, एग्जामिनेशंस कंडक्ट करके, इंस्पेक्शंस कंडक्ट करके डिटरमाइन करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई आप कॉम्पिटेंट पर्सन हो, आप कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हो टू वर्क इन ए पर्टिकुलर फैक्ट्री। So competent person is a person who is recognized as a competent person by the chief inspector। मैम chief inspector कौन होता है? Next definition में दिया है, an inspector is the one who is appointed as such by the state government। ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपके स्टेट के अंदर के जो भी फैक्ट्रीज है, वो फैक्ट्रीज एक्ट को गवर्न करने के लिए जो भी इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में देख लेगा। तो ये पर्टिकुलर एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इंस्पेक्टर भी वही अपॉइंट करते हैं। बाजू में देखो सर्टिफाइड सर्जन का डेफिनेशन है, वो सर्टिफाइड सर्जन्स भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। दीज आर दी सर्जन्स और दी डॉक्टर्स हु आर सर्टिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज द सर्टिफाइड सर्जन्स फॉर एनी फैक्ट्री। एंड व्हाट डू दे डू इन अ फैक्ट्री, वो हम बाद में कंसेप्ट में देखेंगे। सो फिलहाल कॉम्पिटेंट पर्सन इज अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज कॉम्पिटेंट बाय द चीफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। सर्टिफाइड सर्जन्स कौन होते हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर हमें देखना है हैजार्डस प्रोसेस का डेफिनेशन। ओके, क्या होता है हैजार्डस प्रोसेस? एनी प्रोसेस that is specified in the first schedule of this act where unless special care is taken raw material can cause material मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत substantial damage to health of a person doing work or pollution of general environment। hazardous process क्या है? अगर हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा सावधानी नहीं मेंटेन की तो हैजार्डस प्रोसेस में जाने वाला ये जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल पे हानि पहुंचा सकता है टू द पर्सन हु इज़ डूइंग वर्क इन दैट फैक्ट्री, या फिर इन जनरल वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान पहुंचा सकता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता है अगर हम स्पेशल केयर ना ले तो। सो हैजार्डस प्रोसेस नीड्स स्पेशल केयर, ये एक कंसेप्ट याद रखो। हैजार्डस प्रोसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रोसेस। वो डेंजरस इसके लिए क्योंकि अगर हम स्पेशल केयर ना ले तो वो डेंजर अराइज होगा। अगर हम स्पेशल केयर ले रहे हैं तो वह हज़ार्ड को हम बचा के रखते हैं, पर ज़रा सी चूक भूल और वो प्रोसेस हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए हज़ार्डस प्रोसेस को ऐसे डिफाइन किया गया है। इनकी लिस्ट बना के रखी हुई है, दैट प्रोसेसेस आर डिफाइंड आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। बट व्हाट डू दे कॉज? They can cause very material, important, substantial damage to the health of the person who is doing activity of hazardous process, or they can cause substantial environment pollution which cannot be controlled later on। आगे के definitions देखते हैं।
What do you mean by मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? ओके, ये बहुत फेमस डेफिनेशन है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन पूछा जाता है बहुत बार, तो ध्यान देना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या डेफिनेशन है, बिकॉज पास्ट पेपर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया था. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके पीपल, देखते क्या है. मेकिंग, repairing, altering, ornamenting, oiling, washing, demolishing any article or substance for use or transport or disposing of. चलो अब ये क्या है देखते हैं. मेकिंग मतलब बनाना, रिपेयरिंग मतलब अल्टर करना, चेंज करना, सही बना देना, दुरुस्त करना. अल्टर मतलब थोड़ा बहुत उसको चेंज करना. ऑर्नामेंटिंग मतलब गोल्ड का स्टोन में दे दो और उसमें से तुम मुझे गहने बना के दो, तो ऑर्नामेंटिंग हो जाता है. ऑयलिंग बोलो तो मशीन का ऑयलिंग, वेयर एंड टेयर के बाद उसे ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है. Oiling is necessary. Washing is literally washing. And demolishing is when a building gets demolished. टूटना, उसको demolishing कहते हैं. तुम्हें पता है ये सारी प्रक्रिया जब हम किसी आर्टिकल या सब्सटेंस पे करते हैं, क्यों करते हैं? वो सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए, या वो सब्सटेंस को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या वो सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ मतलब स्क्रैप बनाने के लिए. तो वो सारी ये जो प्रक्रिया मेंशन है ना, ये सारी प्रक्रिया हमें ऐसे मान के चलनी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. हमारे ब्रेन में कैसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल आता है, फिर हम उसमें प्रोसेस करते हैं, फिर फिनिश्ड गुड आ जाता है. नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज मच मोर देन दैट. It is everything: making, repairing, altering, ornamenting, oiling, washing, demolishing any substance or material for either use or for transportation या for disposing of. Clear? Second point. और क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो भाई पंपिंग वाटर एंड सीवेज, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. मतलब सीवेज क्या होता है हमारी, तुम्हें पता है सीवेज की लाइन होती है बेसिन से, वॉशरूम से, किचन सिंक से. वो सीवेज जब अंदर घुस जाता है उसे पंप आउट करके बाहर निकालना ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो सीवेज लाइन चोकअप हो जाती है. सो पंपिंग आउट दैट इज ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. पंपिंग वाटर, जैसे हमारी बिल्डिंग्स में होता है कि नीचे पानी का सप्लाई आता है बीएमसी का, वो हम पंप अप करके ऊपर मोटर लगा के ऊपर की टंकी पे चढ़ाते हैं. तो ये जो पंपिंग है इसे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है, पंपिंग ऑफ वाटर या पंपिंग ऑफ सीवेज. देन जनरेटिंग और ट्रांसफरिंग पावर. यस, इलेक्ट्रिसिटी. जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमें अदानी यहाँ हर जगह प्रोवाइड करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बच्चों. देन कॉम्पोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग. ना, कॉम्पोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग का मतलब है प्रिंटिंग के लिए जो स्केल्स बनाए जाते हैं, जिसके वजह से न्यूज़पेपर पे सब छपता है, या हम टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए कुछ देते हैं तो वो छप के आता है. वो जो स्केल्स हैं उसे कंपोज करना कहते हैं. ये जो हम कंपोज करते हैं तो उसके प्रेशर से वो पेपर पे चिपक जाता है ना, इंक पे डूबता है, चिपकता है, इंक पे डूबता है, चिपकता है. जैसे टाइप राइटर्स पे होता था, तुम जब टाइप करते थे वो फट फट वो पेपर पे चिपकता था और फिर इंक के वजह से वो लेटर वहाँ प्रिंट आउट होता था. उसी प्रिंटिंग के मदद के लिए ये जो हम टाइप्स, स्केल्स कंपोज करते हैं, बनाते हैं, वो कंपोजिंग ऑफ टाइप्स भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बिकॉज यू मेकिंग अ मशीनरी. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. And preserving articles in cold storage. Okay, so normally fish cold storage में preserve किया जाता है, या ready to eat items cold storage में preserve किए जाते हैं. बड़ी बड़ी चीज़ें हमें cold storage में preserve करनी पड़ती है. तो जब बड़ी industries cold storage में ये सारे articles को preserve करती है, preservation in cold storage freezers is also known as a manufacturing process. So जो factories में बड़े बड़े freezers रख के preservation का काम होता है, वो factory भी factory कहलाई जाती है और उसके अंदर का काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाया जाता है. सो अपना जो एक लेम डेफिनेशन होता है मन में कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है मैम, सच में यहाँ से रॉ मटेरियल डाल दिया, कुछ प्रोडक्ट बना दिया, हो गया मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. नो, इट्स नॉट दैट ईजी. द डेफिनेशन इज ह्यूज, और वो डेफिनेशन को ऐसे के ऐसे याद रखो बच्चों, तुम्हारे 5 मार्क्स दाव पे लगे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे. सो व्हाट इज इट? मेकिंग, रिपेयरिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, ऑयलिंग, डिमोलिशिंग, वॉशिंग any article or substance for what? For use, for transport, or to dispose it of. Then pumping water and sewage. Then generating or transferring power. Then composing types for printing. And lastly, preserving articles in cold storage. ठीक है? Hopefully you're comfortable with it. अब देखते हैं workers कौन होते हैं. चलो, workers कौन है? They are people employed directly or through agents with or without knowledge of the principal employer for what? For wages. Yes.
वर्कर को हमेशा वेजेस होती है बच्चों, है ना। तो ये वेजेस के लिए जो बंदा काम करता है, फिर वो पर्सन डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज द मेन बॉस। मेन बॉस ने तुम्हें एम्प्लॉय किया होने दो, या मेन बॉस के एजेंट ने तुम्हें एम्प्लॉय किया होने दो, या मेन बॉस के कॉन्ट्रैक्टर ने तुम्हें एम्प्लॉय किया होने दो, दैट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। कौन एम्प्लॉय कर रहा है वो जरूरी नहीं है। तुम एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर आ गए हो ना, फॉर वेजेस तुम उसके लिए काम कर रहे हो ना, फॉर हायर तुम उसके लिए काम कर रहे हो ना, तुम क्या हो, वर्कर। फिर वो शायद तुम्हें जाने या ना जाने, इट डजेंट मैटर। So person employed directly or through agent with or without the knowledge of principal employer। principal employer को तुम हो नहीं हो पता नहीं है, तुम्हें recognize नहीं करता है, फर्क नहीं पड़ता है, पर वो तुम्हें पगार दे रहा है, wages दे रहा है, तो तुम उसके क्या बन गए, वर्कर बन गए। इज दिस फाइन? सी दीज आर द वर्कर्स दैट आई हैव पुट इन। फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल लॉ है, मुझे बहुत ज़्यादा मजाक करने का स्कोप नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू पुट इन थोड़ा थोड़ा पिक्चर्स, ताकि तुम्हें वो जो मतलब ये सिर्फ फ्लोज दिख रहे हैं, वो फ्लो चार्ट्स में थोड़ा सा एक कलर आ जाए थोड़ा बहुत, इसके लिए मैंने वो सारे छोटे मोटे जहाँ जहाँ पॉसिबल है फोटोज डाले हैं, ठीक है। सो दीज आर द वर्कर्स, तुम्हें दिख रहा है, दे आर वर्किंग ऑन मशीनरी, रोलिंग मशीनरी है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। फेयर इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बोलना अलग से मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है, पर फिर भी चलो बोल ही देती हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। फ्लो चार्ट्स कॉपी करते रहो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ पॉज करो, पहले फ्लो चार्ट को कॉपी कर लो, फिर सुनो उसका एक्सप्लेनेशन, वरना घूम जाओगे। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट्री, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बिकॉज इट्स द इसेंस ऑफ आवर एक्ट। कौन सी फैक्ट्रीज आर कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ये देखना जरूरी है ना। जो फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज एक्ट लागू है ना बच्चों, वो फैक्ट्रीज को फैक्ट्रीज एक्ट के सारे नियमों को, सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर कवर नहीं होती है, ठीक है, वो फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं फॉलो करे तो भी कोई गम नहीं है। सो विच आर दोज फैक्ट्रीज विच कम अंडर द स्कोप ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट? where 10 or more people are working on any day in the previous year with the aid of power। aid का मतलब है हेल्प, किसका हेल्प, पावर का हेल्प। चलो अब ये क्या है देखते हैं। फैक्ट्री हम इस तरीके की मानेंगे जहां 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं गए साल के कोई भी एक दिन में, विद द एड ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। चलो अब कैसे समझेंगे मैम? तो मान के चलो मेरी एक फैक्ट्री है, गए साल में, गए फिनेंशियल ईयर में मेरे फैक्ट्री में ना रफली 10 महीने तक 7 लोग काम करते थे। फिर ना 10वें महीने के एंड में मुझे ऐसे लगा मेरा फैक्ट्री का काम बहुत बढ़ रहा है, एक बेटर हो जाएगा कि अगर मैं इमिजिएटली थोड़े मेरे वर्कर्स को बढ़ा दूँ, तो मैंने 5 वर्कर्स और बढ़ा दिए। तो 7 + 5 बिकम्स हाउ मच? 7, 8, 9, 10, 11, 12 बराबर है 8, 9, 10, 11, 12 बराबर है 12। मैथ्स मेरा फाड़ू है। तो 7 + 5 12 बन गया। अब मुझे बात बताओ, 10 से ज़्यादा लोग बन गए। हाँ, तो जब 10 से ज़्यादा लोग बन गए इन द लास्ट ईयर, टेक्निकली 10 महीने तो मैंने 10 से बहुत ज़्यादा कम लोगों के साथ काम किया है, पर लास्ट ईयर में अगर मेरा नंबर 10 या 10 से ज़्यादा बढ़ जाता है, कमिंग ईयर में मुझे फैक्ट्रीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को अब फॉलो करना है। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें समझा कि 10वें महीने के बाद कंटिन्यूसली फिर वो बच्चे काम कर रहे हैं, बंदे काम कर रहे हैं मेरे फैक्ट्री में। ऐसा भी होता है कभी कभी कि साल भर में ना, गए साल भर में सिर्फ एक ही दिन था कि उस दिन मेरे फैक्ट्री में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मुझे करना था, जिसके वजह से मुझे इमरजेंसी में ना 7 लोगों के साथ और 3 लोग जोड़ के उनसे काम करवा के लेना पड़ा। पर वो एक ही दिन के लिए काम कर रहे थे, बाद में दूसरे दिन मैंने उनको छुट्टी दे दी कि चलो अब घर, अब तो मेरे वर्कर नहीं हो। तो भी ना बच्चों, फैक्ट्रीज एक्ट इन द कमिंग ईयर तुम पे एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? देखो वहाँ क्या लिखा है, where 10 or more people are working on any day in a previous year, मतलब एक दिन भी 10 या 10 से ज़्यादा लोग तुम्हारे फैक्ट्री में काम करते हैं, फिनिश। कमिंग ईयर में फैक्ट्रीज एक्ट के रेगुलेशन तुम पे एप्लीकेबल है। फिर शायद वो वर्कर बाद में तुम्हारे पास आए भी ना, पर कमिंग ईयर के पूरे साल भर के लिए तुम्हारे पे फैक्ट्रीज एक्ट लागू हो चुका है। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, यू हैव टू फॉलो द फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस। ठीक है, ये कब? जब तुम्हारी फैक्ट्री में लाइट है, लाइट का सपोर्ट है, विद द एड ऑफ पावर है। ओके, तो मेरी फैक्ट्री विद द एड ऑफ पावर वाली नहीं थी, मान के चलो मेरी फैक्ट्री थी विदाउट द एड ऑफ पावर वाली। अब ये क्या होता है मैम? विदाउट द एड ऑफ पावर का मतलब है वेर इन माई फैक्ट्री वॉज लाइक जहाँ हम चरखा चला रहे, चलो
अब जब चरखा चला रहे हो उस पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन साड़ीज या कॉटन पर्टिकुलर आइटम्स बन रहे हैं, your charkha is labor intensive. The human, the resources, the laborers are going to do it physically. There is no electricity supply कि बटन दबा दिया और मशीन शुरू हो गई. तो ऐसे टाइम पे तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा लोग लगेंगे, इट विल बी वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव. तो ऐसे टाइम पे अगर उस टाइप की मेरी फैक्ट्री है तो देखो तुम्हें फ्लो में दिखेगा वे 20 और मोर पीपल आर वर्किंग ऑन एनी डे इन प्रीवियस ईयर विदाउट द एड ऑफ पावर. विदाउट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट नहीं है, वहाँ ऐसी फैक्ट्री में फैक्ट्रीज एक्ट तब लागू होता है जब प्रीवियस ईयर में 20 या 20 से ज़्यादा लोगों को मैंने एम्प्लॉय करके रखा है. फिर वो एक दिन के लिए होने दो या एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए होने दो, नंबर कितना याद रखना है, 20 और मोर देन 20 पीपल इफ आर सीन वर्किंग इन माई फैक्ट्री इवन इफ फॉर अ डे इन द लास्ट ईयर coming year, Factories Act is applicable on my organization, on my factory. Clarity? So without the aid of power 20 or more, with the aid of power 10 or more. ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स को याद रखो. अगर मेरी फैक्ट्री ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स में फॉल इन करती है, उसके बियॉन्ड जा चुकी है, तो फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है. अगर मेरी फैक्ट्री ये थ्रेशोल्ड लिमिट से कम लोगों को एम्प्लॉय कर रही है तो फैक्ट्रीज एक्ट मेरी वो वाली फैक्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा. क्लैरिटी? आगे बढ़ते हैं. ओके, हु इज एन ऑक्यूपायर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट. अच्छा, अब ये ऑक्यूपायर का डेफिनेशन भी ज़रूरी है. प्रीवियस पेपर्स में ऑक्यूपायर के बारे में पूछा है तुम बच्चों को. सो ऑक्यूपायर, ये डेफिनेशन तुम्हें वापस एक बार ढंग से याद रखना है. एक क्विक रिमाइंडर दिया. चलो देखते हैं क्या है ऑक्यूपायर. इफ यू आर अ फर्म और एज अ फर्म तुम्हारी फैक्ट्री है, फॉर अ फर्म द पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपायर. अच्छा, ये आगे का तो बताती हूँ मैं तुम्हें. मुझे बात बताओ, ऑक्यूपायर पढ़ क्यों रहे, क्या लगता है तुम्हें? पता है, ऑक्यूपायर इज द पर्सन जिस पे ना जिम्मेदारी आती है टू मेक श्योर कि फैक्ट्रीज के प्रोविजंस तुम फैक्ट्री पे फॉलो करवा के ले रहे हो या नहीं. सो दैट इज वाई ऑक्यूपायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. ठीक है, चलो. तो फर्म रहेगा तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपायर. तो अगर तुम्हारी कंपनी है, any one director is considered to be the occupier of that particular company who shall take responsibility कि कंपनी के अंडर जो फैक्ट्री रन हो रही है उसमें सारे फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो होने चाहिए. देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कंट्रोल्ड अगर फैक्ट्री है, मतलब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के रन फैक्ट्री है या स्टेट गवर्नमेंट के रन फैक्ट्री है या लोकल अथॉरिटी के अंडर रन होने वाली फैक्ट्री है, तो ऐसे केसेस में अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एनी ऑफ देम will be the person who will be considered as the occupier. Then अगर तुम्हारा शिप है या वेसल है, सी वेसल है, तो द ओनर और एजेंट या मास्टर ऑफ द शिप विल बी द ऑक्यूपायर. ओनर मतलब जिसकी वो शिप है, एजेंट मतलब जिस बंदे को वो ओनर ने अपॉइंट किया है, या मास्टर ऑफ द शिप इज हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप. फॉर द पर्सन considered as the owner, agent or master shall be the person who will be recognized as an occupier. और ये बंदे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि फैक्ट्रीज एक्ट उसने कवर अप करना है. ठीक है. देन आता है एनी पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. येस, अगर तुम बाकी किसी की बात करो तो ऑक्यूपायर इज ए पर्सन हु कैन बी एनीबडी who has the ultimate control, supervision and जिसका पब्लिक सुन रहा है in that particular organization. ऐसे बंदे को हम ऑक्यूपायर मान के चलेंगे. फिर उसका कुछ भी नाम होने दो, उसका नाम मैनेजर होने दो, फलाना होने दो, डिकना होने दो. क्लियर? सो फर्म तो पार्टनर्स, कंपनी रहेगी तो एनी वन डायरेक्टर, CGSG या लोकल अथॉरिटी कंट्रोल फैक्ट्री रहेगा तो पर्सन अपॉइंटेड बाय देम. ओनर और शिप रहेगा तो ओनर, एजेंट या मास्टर ऑफ द शिप. एंड अदरवाइज एज सच कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, तो एनी पर्सन जिसके हाथ में तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है वो बंदा विल बी द ऑक्यूपायर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी आर द मेजर्स दैट द फैक्ट्री एक्ट tells the occupier of the factory to make sure कि you provide these measures to the workers of your factory. उसमें सबसे पहला measure हम देख रहे हैं health measures. Chapter 3 of the act deals with the health aspects of workers. Now these are the measures that they have to provide for. They have to make sure कि ये aspects cover होते हैं उनके factories में. So the aspects are protection from dust and fumes. Okay, क्या क्या है देखते हैं. जब हम हेल्थ मेजर्स की बात करते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि वर्कर्स को डस्ट और फ्यूम से प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है. इफ़ योर फैक्ट्री
के अंदर देर इज अ लॉट ऑफ डस्ट एंड फ्यूम, मतलब हीट, ज्वाला, द गैस का कैसे फ्यूम्स होते हैं, तो वो डस्ट और फ्यूम्स, स्ट्रॉन्ग स्मोक अगर तुम्हारे फैक्ट्री में जनरेट होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे वर्कर्स को मास्क प्रोवाइडेड है, क्योंकि दे नीड टू प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द नॉस्ट्रल्स एंड एवरीथिंग, सो उनको मास्क और उनके चेहरे को कवर करके प्रोटेक्शन गियर देना ये बहुत ज़रूरी है। किसकी जिम्मेदारी है? ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी। सेकेंड, ऑक्यूपायर हैज टू मेक श्योर कि ओवर क्राउडिंग ना हो उसके फैक्ट्री में। व्हाट इज ओवर क्राउडिंग? अच्छा, मान के चलो एक क्लासरूम है, उसकी कैपेसिटी 50 बच्चों की है, अगर मैंने उसमें 80 बच्चे घुसा के बिठा दिए, इट बिकम सो अनकंफर्टेबल, तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा प्रोफेसर क्या बोल रहा है, तुम लिख नहीं पाओगे, तुम सही से बैठ नहीं पाओगे, बेचारे आधे बच्चे तो एक बम पे बैठे रहेंगे। ऐसे केसेस में तुम्हें लगता है लेक्चर इफेक्टिव जाएगा? कोई भी तोहफ आके तुम्हारा लेक्चर लेने दो, तुम्हारा ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हुआ है। इवेंचुअली एसी में फिर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाएगी, कितना भी एसी लगा दो सफोकेशन फील होगा, इट बिकम्स अ बिग केओस। वैसे ही फैक्ट्री में भी काम करते वक्त अगर फैक्ट्री एरिया में एक पर्टिकुलर स्पेस में बहुत ज़्यादा लोगों को घुसा के बहुत काम करवाने की कोशिश की, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट इज़ गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स टू द पीपल वर्किंग इन ए ओवर क्राउडेड एरिया। सो ऑक्यूपायर विल टेक केयर कि ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। देन प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए फॉर द वर्कर्स। लाइटिंग इन अ सेंस दिस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हो तो ठीक है, नहीं हो तो एटलीस्ट सनलाइट तुम्हारी फैक्ट्री में इस तरीके से आना चाहिए कि वर्कर जब काम कर रहा है ना, उसके आईज पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर हिम टू लुक, सी एंड वर्क इन द फैक्ट्री। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे फैक्ट्री के विंडोज उतने बड़े होने चाहिए जहाँ से सनरेज आ पाए, दिखने में वर्कर को कंफर्टेबल होना चाहिए। कई अंधेरे कोने में उसे काम करवाने लगाना इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। येस, दैट्स योर बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ड्रिंकिंग वाटर के लिए फिल्टर्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करके रखना, जहाँ पे वर्कर्स आके खुद पानी पी के लेके पी पाए, ये प्रोविजन एब्सोल्युटली नेसेसरी है। सिंपल है ना यार बच्चों, अपने क्लासेस में भी होता है, एक फिल्टर होता है जहाँ पे फिल्टर रूम में जाके तुम पानी की बॉटल्स भर के लेके आते हो। बेसिक प्रिंसिपल है, अवेलेबल होना चाहिए फॉर ह्यूमन बींग्स। देन स्पिटून्स होने चाहिए। येस, स्पिटून्स इज थूकने के वेसल्स। सी आई एम नॉट बीइंग प्रेजुडिशियल, बट जो वर्कर्स है मैक्सिमम टाइम्स तुम देखोगे ना यार, उनके मुंह में कुछ ना कुछ तो शुरू होता है, पान हो फिर वो, या पान मसाला हो, या वो जो भी मिलता है यार खाने के लिए, तो उनको ना थूकने का बहुत स्कोप होता है, उन्हें बहुत थूकना होता है, तो इधर उधर थूकेंगे तो अब तो भाई कोरोना जिंदाबाद, भाई थूकना मना है, ये मोर फोकस हो गया उस पर, पहले से थूकना मना था ही, आप थूकेगा तो कोई ना कोई तो बाजू वाला एक चमाट लगा के देगा। क्यों? बिकॉज इट कॉजेज स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, एम आई राइट? सो वैसे फैक्ट्री एनवायरनमेंट में भी, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर कोई यहाँ वहाँ थूकने लग जाए तो दर्द है। सो उनको एक बेसिक आदत है, उन्हें वो प्रोवाइड कर देना है कि भाई थूकना है चलो वहाँ चले जाओ, वहाँ वेसल रखा है, थूकना है तो उसी में थूकना है, जैसे डस्टबिन होते हैं वैसे स्पिटून्स होते हैं। आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं, पर स्टेशंस पे भी आजकल बहुत बार, मतलब बिफोर दिस कोविड-19 स्टार्टेड, बहुत बार आते जाते तुमने स्टेशन पे देखा रहेगा कि लोग ईमानदारी में वो जो डस्टबिन स्लैश स्पिटून्स दिए गए उसी के अंदर थूकते हैं। दे पीपल हैव फाइनली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट सो गुड टू स्पिट ऑन रोड्स। सो स्पिटून्स फैक्ट्री वर्कर्स को फैक्ट्री के अंदर ही प्रोवाइड करके देना ज़रूरी है, सो दैट उनका हेल्थ भी ठीक रहे, दूसरों का हेल्थ भी ठीक रहे। फिर क्लैनलीनेस मेंटेन करना है। येस, cleaning, washing the floors, keeping the machinery clean, keeping clean environment is very much necessary, क्योंकि जब human beings आके वहाँ काम कर रहे हैं, there is bound to be some kind of waste falling here and there, but there have to be people assigned for the cleanliness of the factory. तुम गंदे कचरे में, मच्छरों में, खराब environment में फैक्ट्री वर्कर्स से काम नहीं करवा के ले सकते। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इफ्लुएंस ढंग से होना चाहिए। येस, जब फैक्ट्री में काम होता है ऑफकोर्स वेस्ट होने वाला है, वेस्ट प्रोड्यूस होने वाला है, तो वो जो वेस्ट जाके बह रहा है, इफ्लुएंट इज द बहने वाला वेस्ट, ये जो वेस्ट इफ्लुएंस बह रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन होके डिस्पोजल हो रहा है। The effluent should not cause damage to the factory premises as well as the premises in and around the factory. It should not cause problem to the society and to the environment. ये ध्यान देना ज़रूरी है ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री ने। देन वेंटिलेशन और टेम्परेचर सही मेंटेन होना चाहिए फैक्ट्री एनवायरनमेंट में। ओके, वेंटिलेशन क्या होता है? हवा का आना जाना। अब पहले के ज़माने में ना अपने घरों में भी ना वेंटिलेशन विंडोज़ होते थे,
ऊपर है ना ऐसे 2-3 स्लैंट विंडोज क्रिएट किए गए होते थे, बिकॉज तभी एसी का उतना ज़माना नहीं था। तो हवा आने जाने के लिए अपने नॉर्मल विंडोज़ के ऊपर वो वेंटिलेशन के विंडोज़ बनाए जाते थे, ताकि हवा आती जाती रहे और ऑक्सीजन का सप्लाई नॉर्मल रहे, फिर कितना भी क्राउड हो जाए। वैसे फैक्ट्रीज में भी ना बड़े वेंटिलेशन विंडोज़ या फिर एग्जॉस्ट फैंस ऐसा ऑक्यूपायर ने बना के रखना है, ताकि फैक्ट्री के अंदर का हवा आना जाना ये कंफर्टेबल रहे, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड रहे टू द पीपल, and people don't feel exhausted because of less ventilation. Secondly, ventilation कम तो suffocation होना absolutely goes without saying. People start feeling lightheaded. तो वर्कर्स तो बड़ी बड़ी मशीन्स पे हजार्डस काम भी करते होते हैं, यू कैंट रिस्क देयर लाइव्स बाय डूइंग दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। के लिए वेंटिलेशन सही होना चाहिए। दूसरा, अंदर का तापमान टेम्परेचर भी वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, प्रॉपर। ओके, देन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन अगर तुम्हारे फैक्ट्री में लगता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ह्यूमिडिफिकेशन इज द स्टीम। अगर तुम्हारे पर्टिकुलर प्रोसेस में स्टीम का होना, ह्यूमिड होना वातावरण ज़रूरी है, तो बहुत बार आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करो, गलत कुछ नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर इट इज़ वैलिडली कंट्रोल्ड एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू वर्क इन दैट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट करना भी हानिकारक है। तुमने देखा है कि नहीं पता नहीं, पर बहुत बार CID वगैरह के शोज में देखा जाता था कि कोई तो बंदा स्टीम लेने के लिए अंदर गया, हो गया बहुत ज़्यादा स्टीम होने से सफोकेट होके मर के डायरेक्ट डेड बॉडी। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन ऑल्सो कैन कॉज योर बॉडी के अंदर का सारा वाटर टू कम आउट। नॉट अलाउड। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन करो, पर ऑक्यूपायर हैज टू मेक श्योर कि उसके कंट्रोल्स प्रॉपर बैलेंस्ड रहे और ह्यूमन बींग्स और वर्कर्स को कोई उसका तकलीफ ना हो। देन लास्टली, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स प्रोवाइड होना बहुत जरूरी है। लैट्रिन्स इज दिस एंड दिस बोथ, एंड यूरिनल्स इज ओनली दिस। तो ये दोनों प्रोवाइडेड होना ज़रूरी है, फिर वो कितने बकवास क्यों ना हो, पर होना ज़रूरी है। ये सारा थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, पर तुम्हें भी पता है फैक्ट्रीज में प्रैक्टिकली वी डोंट नो कितना ये मेंटेन किया जाता है। आज के ज़माने में बहुत सारा फैक्ट्रीज हैव टू फॉलो दीज पर्टिकुलर रूल्स, बट लोकली देखने जाओगे तो लैट्रिन्स यूरिनल्स के तो भाई लगे पड़े होते हैं। सो होना ज़रूरी इसके लिए, क्योंकि जो भी वर्कर्स तुम्हारे फैक्ट्री में काम करने आते हैं, फिर वो कभी कभी एडोलसेंट भी होते हैं। एडोलसेंट इज़ द यंग पर्सन, कभी कभी विमेन होती है, एंड ऑफ कोर्स मेल्स तो होते ही है। तो उन्हें ये नेचर्स कॉल के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, ऑल्सो कंट्रोल करके रखना ना पड़े, बिकॉज कंट्रोलिंग इट ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू योर हेल्थ। पीपल, ये जो स्टोन वोन का होने का चक्कर है तुम्हारे पेट वेट में, ये सारा यूरिन स्टोन्स आर बिकॉज ऑफ दिस नॉट बीइंग अवेलेबल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ वर्कर्स दैट द ऑक्यूपायर प्रोवाइड्स देम विथ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। इज दिस क्लियर? All these aspects together are known as health measures and they are covered under chapter 3 of this act. मैम, ये कभी पूछा गया है? पूछा जाता है। अगर पूछा गया, हमें कैसे लिखना है मैम? ये सारे पॉइंट्स को तो सबसे पहले कवर करना है, कोई भी पॉइंट मिस करना नहीं है। पॉइंट के अंदर का तुम तुम्हारे मन से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, इट वॉन्ट कॉज एनी प्रॉब्लम एट ऑल, बट द पॉइंटर्स नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड इट नीड टू बी दीज पॉइंटर्स ओनली। अपने मन का कुछ एड ऑन नहीं कर सकते हो पॉइंट्स में। सो फर्स्ट इज डस्ट एंड फ्यूम्स, देन देर इज ओवरक्राउडिंग, देन देर इज लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, spittoons, cleanliness, disposal of waste effluents, ventilation and temperature, artificial humidification, and lastly latrines and urinals. Clear? चलो next देखते हैं। सेफ्टी मेजर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? सेफ्टी मेजर्स। क्या है भाई ये सेफ्टी मेजर्स? चलो, chapter 4 of the act deals with safety measures. Okay, they are as follows. The floors, stairs and means of access need to be very proper. Now, what do you mean by floors? फ्लोर, नॉर्मल नीचे का अपना जिस पे हम पैर रखते हैं वो फ्लोर, वो सही क्यों होना चाहिए? अगर सही नहीं है गिरने के चांसेस है। स्टेयर्स भी सही होने चाहिए, अगर सही नहीं है कहीं कुछ टूटा फूटा है, इंसान मुंह के बल गिरेगा, तकलीफ होने वाला है। मीन्स ऑफ एक्सेस मतलब फैक्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते, फैक्ट्री से बाहर आने वाले रास्ते, ये जो अपने फ्लोर्स है वो भी सही होने चाहिए। दे शुड नॉट बी टू स्लिपरी, दे शुड नॉट बी टू हार्श, मेंटेनेबल, मैनेजेबल होने चाहिए। देन देर शुड बी नो पिट्स और ओपनिंग्स इन द फ्लोर।
ये अपने जो फ्लोर है उस पर कोई गड्ढे या होल्स ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स जब काम करेंगे वो नीचे देख के संभाल के चलेंगे कि मशीन को देखेंगे, है ना। सो फ्लोर्स बहुत ही क्लियर कट होने चाहिए, नो गड्ढे, नो होल्स अलाउड इन फ्लोर्स। देन जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। वाई, कल अगर ऐसा हुआ कि फैक्ट्री बिल्डिंग को तुमने प्लास्टर वास्टर देखा नहीं और नीचे लोग काम कर रहे हो, ऊपर से अगर फ्लोर का प्लास्टर गिर के पूरा फ्लोर नीचे आ गया, फिनिश ना, वर्कर की जान भी जा सकती है, इट्स अ सीरियस इशू। तो जो बिल्डिंग में फैक्ट्री मेंटेन हो रही है, चल रही है, तुम्हारी फंक्शन कर रही है, वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है फॉर द सेफ्टी मेजर्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ओके, अगर रिवॉल्विंग मशीनरी है, रिवॉल्विंग मतलब जो गोल 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 घूमती रहती है, ऐसे रिवॉल्विंग मशीनरी पे सेफ्टी सिखाना टू द वर्कर्स कि कैसे काम करना है, और रिवॉल्विंग मशीनरी में कैसे हाथ वाथ सही से डालना है, फंसना नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन वर्कर को देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रोटेक्टिव गियर देना है तो वो भी उनको वो ऐसे प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फिर फेंसिंग ऑफ मशीनरी होना ज़रूरी है। येस, बहुत बार ऐसा होता है कि मशीनरी को चिपक के वर्कर खड़ा रह गया तो हो गया, चिपक ही जाए। इसके लिए मशीनरी के बियॉन्ड, आजू बाजू में एक फेंस, एक नेट क्रिएट किया जाता है ताकि वर्कर सेफ डिस्टेंस पे रह के वो मशीनरी पे काम करे और उसे कोई फिजिकल हानि ना पहुंचे, शॉक वॉक का कोई टेंशन ना रहे। देन वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। यस, चलती हुई मशीनरी पे जो लोग काम करते हैं उन्हें अगेन अलग से प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स समझाना ज़रूरी है। वो मोशन वाली मशीनरी किसी के लिए रुकती नहीं है, कल तुम हाथ डालोगे तो उस पर भी छाप डालेगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इंसान उसके ऊपर या उसके करीब काम कर रहा है तो प्रिकॉशंस लेना बहुत मैंडेटरी है। देन प्रोटेक्शन ऑफ आईज, उसके लिए मैंने एक इमेज भी दी है तुम्हें कि प्रोटेक्शन ऑफ आईज भी रहना चाहिए। वील्डिंग वगैरह जब करते हैं ना, वो वेल्डिंग के टाइम पे पता है ना वो डाला जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस वो स्पार्क अगर तुम्हारी आंखें देखते हैं तुम्हारे आंखों पे स्ट्रेन पहुंचता है। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ आईज इन सर्टन फैक्ट्रीज इज वेरी मच नेसेसरी। ओके, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स नहीं होना चाहिए। यंग पर्सन्स क्या है उसका आगे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे ही, पर ये जो बच्चे हैं 14+ 18 से कम, ये यंग पर्सन्स कहे जाते हैं। वो ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए फैक्ट्रीज में आते हैं। तो ऐसे यंग पर्सन्स को भी जब एम्प्लॉय किया जाता है उन्हें डेंजरस मशीन से दूर रखना ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है। कभी भी उन्हें ऐसा काम देना नहीं है जो डेंजरस मशीन वाला हो। फिर स्टिकिंग गियर डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। हाँ, अब देखो ये क्या है। बहुत बार फैक्ट्रीज में पानी अगर कुछ गिर गया, यहाँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, कोई भी चिपक सकता है। तो ना ऐसे डिवाइसेस रेडी होने चाहिए फैक्ट्री में जो लकड़े के बने हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जो पावर को कट ऑफ करने के लिए मदद करेंगे। देखो कल अगर पता चला यार कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी लीक हुआ है और शॉक हो सकता है, लोगों को लग सकता है करंट, तो ऐसे समय में तुम्हारे पास वो गियर अवेलेबल होना चाहिए इन द फैक्ट्री विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके सहायता से तुम जाके वो इलेक्ट्रिसिटी पावर को कट ऑफ कर पाओ। क्लियर? वरना अगर सब मेटल और स्टील का है तो तुम ऑल दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ आर यू गोइंग टू कट ऑफ पावर? सो समथिंग लाइक वुड और बैड कंडक्टर नीड्स टू बी देयर सो दैट यू कैन कट ऑफ द पावर एंड सेव अ डिजास्टर ऑफ योर फैक्ट्री। ओके, फिर सेल्फ एक्टिंग मशीन्स रहेंगी। सेल्फ एक्टिंग का मतलब है जैसे मान के चलो दूध की बॉटल्स है, तो बॉटल्स घूम रही है, उसमें दूध गिर रहा है, फिर आगे जा रहा है, उस पर ढक्कन गिर रहा है। कल अगर उसमें बीच में तुम्हारा हाथ आ गया तो तुम्हारे हाथ के साथ उस पर ढक्कन गिरेगा, इतना रिस्की होता है। सो ये जो सेल्फ एक्टिंग मशीनरी है उनसे थोड़ा सेफली उनके साथ काम कराना, उनका स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन सही मैनेज रखना, उनका ऑयलिंग सही करके रखना, उनके प्रोसेस को हमेशा बार बार अप्रेज करना, देखते रहना, इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन सच सेल्फ एक्टिंग मशीनरीज। एंड लास्टली लिफ्टिंग मशीन्स, चेयर्स, रोप्स, ये जो बड़ी मशीन्स आती है जो लिफ्ट करती है, उसके लिए चेन्स यूज़ होता है, बड़े बड़े रोप्स यूज़ होते हैं। बड़ी मशीनरी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए जो तुम मशीनरी यूज़ करते हो, ऐसे मशीनरी को चलाने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करना ज़रूरी है बाय प्रोवाइडिंग देम विद गाइडलाइंस, बाय प्रोवाइडिंग देम विद प्रोटेक्शन गियर, एवरीथिंग द ऑक्यूपायर नीड्स टू मेक श्योर कि वो प्रोवाइडेड है, क्योंकि ही इज़ द ऑक्यूपायर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम। कल अगर इन सारे एस्पेक्ट्स में से कोई भी एस्पेक्ट में ऑक्यूपायर कम पड़ता है और वर्कर को कोई तकलीफ होती है, द वर्कर डायरेक्टली गोज टू लेबर कोर्ट एंड क्लेम्स फॉर अ कॉम्पनसेशन। क्यों? बिकॉज दीज आर द सेफ्टी मेजर्स विच द फैक्ट्रीज एक्ट इज प्रोवाइडिंग हिम विद। क्लियर? पहले वाले हेल्थ मेजर्स थे, ये वाले सेफ्टी मेजर्स है, इसके बाद वाले वेलफेयर मेजर्स है।
3, 4, 5 चैप्टर 3 में हेल्थ मेजर्स, चैप्टर 4 में सेफ्टी मेजर्स एंड चैप्टर 5 में welfare measures. Welfare measures chapter 5 deals with welfare measures for workers. क्या एस्पेक्ट्स है, चलो देखते हैं. वेलफेयर मतलब इन जनरल उनके कंफर्ट के लिए, उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए इन द फैक्ट्री क्या क्या किया जाता है. ओके, तो वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होती है फॉर द यूज़ ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली. येस, बहुत बार ऐसा होता है ना, ये वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके कपड़े उन्हें धो दे, वहीं पे धोने होते हैं क्योंकि घर लेके नहीं जाने में भी केमिकल्स होते हैं उसके ऊपर. सो दे वांट वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल. तो फैक्ट्री ऑक्यूपायर हैज़ टू मेक श्योर कि ये वॉशिंग फैसिलिटी मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग से वही फैक्ट्री में प्रोवाइड हो. सेकेंड, facilities for storing and drying clothes. Yes, of course, when they are washing it there, they need to dry it somewhere in the factory area and store it in certain store places. तो storing के लिए और drying of clothes के लिए एक particular facility workers को provide होनी चाहिए. देन फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग. येस, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग मतलब तुमने ड्राई कर दिया, अब तुम्हें स्टोर करना है तो लॉकर रूम्स मान के चलो, ऐसा कुछ बना के रखो जहाँ वो अपने यूनिफॉर्म्स, बेसिक उनकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ स्टोर कर दे. फर्स्ट एड अप्लायंसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. येस, कल अगर किसी को कुछ फटाक से लग वग गया, कुछ गड़बड़ हुई, तो फर्स्ट एड बेसिक एटलीस्ट हम उन्हें प्रोवाइड करें टिल द टाइम दे आर एक्चुअली टेकन इनटू दी हॉस्पिटल्स. तो फर्स्ट एड का होना ज़रूरी है. ओके, कैंटीन्स प्रोवाइडेड होने चाहिए. मैंने फोटो में भी वैसे ही कैंटीन दिखाया है. एक कैंटीन में क्या होना चाहिए ये नेसेसरी नहीं है, पर कैंटीन्स का होना ज़रूरी है. एक सब्सिडाइज रेट पे बेसिक अपना जो वड़ा पाव जिंदाबाद या जो भी अपने लंच बॉक्सेस है वो वहाँ पे अगर प्रोवाइड हो तो वर्कर्स को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. बिकॉज समटाइम्स बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर्कर माइट बी कमिंग अप अर्ली शिफ्ट 8 o'clock में या 9 o'clock में. कब उठेंगे, कब बनाएंगे, कब खाना डब्बा लेके आएंगे. तो बेटर है समटाइम्स कैंटीन फैसिलिटी हेल्प्स देम टू ईट एट अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर डे. जैसे कैंटीन होने चाहिए वैसे ही ना सर्टन शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स है, लंच रूम्स होने चाहिए. अच्छा, नॉर्मली ये जो लंच रूम्स होते हैं ना ये कैंटीन के आसपास ही होते हैं. देखो जैसे यहाँ फोटो में भी तुम्हें दिख रहा है, वहाँ पे वो कैंटीन में फूड सर्व कर रहे हैं और यहाँ पे दो महिलाएं आके बैठ के खा रही है, वहाँ पे दो बंदे वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं. तो वो जो खा रहे हैं ना वो खाने वाली जगह को लंच रूम कहा जाता है जो यूजुअली कैंटीन से कनेक्टेड होता है. शेल्टर्स या रेस्ट रूम्स वो होते हैं. बहुत बार ये जो वर्कर्स है जो शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, कभी कभी ओवर टाइम करते हैं, कभी कभी नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, ऐसे टाइम पे उन्हें थोड़ा बहुत टाइम के लिए रेस्ट करना, बैठना, थोड़ा लेटना, उस चीज़ के लिए शेल्टर्स या रेस्ट रूम्स का प्रोवाइड होना नेसेसरी है. देन क्रशेज. ये जो क्रशेज है दीज आर अपना पालना घर, अपने बेबी सिटिंग वाले फैसिलिटी. बहुत बार महिला वर्कर्स भी पोस्ट मेटर्निटी इमीडिएट बेसिस पे वर्क करने के लिए शुरू हो जाती है. तो ऐसे महिलाओं के लिए उनके बच्चों को रखने के लिए ये जो क्रश फैसिलिटीज़ है वो फैक्ट्रीज में प्रोवाइडेड रखना ज़रूरी है. देर आर सर्टेन factories which need to establish this so that it helps the women with focusing on the work as well as it helps the women to क्या बोलते हैं, manage their children accordingly. तो बच्चों का भी देखभाल हो जाता है और फैक्ट्री में वो महिलाएं काम भी कर लेती है ना. सो फैक्ट्रीज है कहता है कि क्रशे फैसिलिटी, ये जो या क्रश जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ये उन फैक्ट्रीज़ में प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ मैंडेटरी है, जहाँ तुम्हारे फैक्ट्री में कम से कम 30 महिलाएं काम कर रही है. मिनिमम 30 फीमेल्स आर वर्किंग. सो दिस फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन, बट देयर चिल्ड्रन इन दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी विल बी अप टू द एज ऑफ 6 ओनली. 6 से बड़े बच्चों को वहाँ पे रखना अलाउड नहीं किया जाएगा. ठीक है. लास्टली अगर हम वेलफेयर मेजर्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स करना ज़रूरी है. द वेलफेयर ऑफिसर्स विल मेक श्योर कि ये जो वेलफेयर मेजर्स है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं इन द फैक्ट्रीज एंड द वेलफेयर मेजर्स आर बीइंग रियली ऑफ हेल्प एंड वेलफेयर टुवर्ड्स द वर्कर्स. ठीक है. सो सबसे पहले थे हमारे हेल्थ मेजर्स, देन थे हमारे सेफ्टी मेजर्स, तीसरा था हमारा वेलफेयर मेजर्स. फेयर इनफ. चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5. देखते हैं आगे. वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स. चलो अब ये हमें वर्किंग आवर्स के कंसेप्ट के बारे में बताता है. सेक्शन 54, सेक्शन 55, हमें 56 और 57 क्या क्या बता रहे हैं देखते हैं. चलो हमने घड़ी भी बना दी है. सो वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स. सेक्शन 54 कहता है नो एडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू और रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन
9 आवर्स इन अ डे, मतलब ज्यादा से ज्यादा बंदा 9 घंटे तक काम कर सकता है, उससे ज्यादा उसे काम करना अलाउड नहीं है, ऐसा सेक्शन 54 में कहा है। क्लियर? सेक्शन 55 में क्या कहा है? देयर शैल बी अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट half an hour after maximum 5 hours of work। अच्छा, 54 क्या बोला? एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे तक काम कर सकता है, और वो 9 घंटों में 5 घंटे होने के पहले आधे घंटे का ब्रेक हो जाना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम एट अ स्टेज 5 आवर्स काम कर सकते हो, पूरा 5 घंटा हो गया, उससे ज्यादा तुम काम नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें आधे घंटे का कंपल्सरी ब्रेक लेना ही है। क्लियर? मिनिमम आधे घंटे का, 1 घंटे का ले सकते हो लेने तो, पर मिनिमम आधे घंटे का तो ब्रेक लेना ही है 5 घंटे खत्म होने के बाद। टोटलिटी में कितना घंटा काम कर सकता है बंदा? 9 आवर्स। अच्छा मैम ऐसा क्यों लिखा है? नो वर्कर शैल बी अलाउड टू और रिक्वायर्ड टू। अलाउड टू का मतलब है वर्कर को खुद से भी अगर 12, 13, 14 घंटा काम करना है तो भी अलाउड नहीं है, और वर्कर अगर उसे करवा के ले रहा है 9 घंटे से ज्यादा काम तो वो भी अलाउड नहीं है। तो वो खुद से करे वो अलाउड नहीं है, और उसे करवा के लिया जाए, रिक्वायर्ड हिम टू वर्क फॉर सो मेनी आवर्स मोर देन 9 आवर्स, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश था वो। सो 54 बोलता है मैक्सिमम 9 आवर्स, 55 बोलता है 5 घंटे के बाद पहले आधे घंटे का ब्रेक लो, बाद में बचे कुछ आवर्स, है ना। 56 क्या बोलता है? टोटल वर्क आवर्स और ब्रेक दोनों पकड़ के अपना 10.5 घंटे से ज्यादा वो बंदा फैक्ट्री में दिखना नहीं चाहिए। सो वर्क आवर प्लस ब्रेक कैन नॉट स्प्रेड ओवर 10.5 आवर्स इन अ डे। इन शॉर्ट 5 घंटे बाद तुम्हारे आधे घंटे का ब्रेक और 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, और बचे कुचे सब कवर कर सकते हो, या ब्रेक ले लो, खत्म कर दो बात। 9 आवर्स का तुम्हें अगर ब्रेक लेना है, काम करना है, उसके आगे तुम्हें अगर ब्रेक काउंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा देख 9 और 1.5 आवर, ये टोटालिटी में तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ब्रेक और वर्किंग आवर्स पकड़ के, वर्किंग आवर्स कितने हैं आपने? मैक्सिमम 9, तो ब्रेक आवर कितना हो गया? मैक्सिमम 1.5 आवर, है ना। हाफ आवर का मिनिमम, 1 घंटा इधर उधर तुम कभी रेस्ट कभी ये कभी वो करके निकल सकते हो, पर 2 घंटे का ब्रेक ले लिया और 9 घंटे का काम किया, नॉट अलाउड। स्पैन ऑफ 10.5 आवर्स मैक्सिमम अ पर्सन कैन बी सीन इन अ फैक्ट्री। ठीक है, ब्रेक काम सब कुछ मिला के। सेक्शन 57 कहता है नो एडल्ट वर्कर विल वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। मतलब तू दिन भर में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, हफ्ते भर में तू 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकता। मैक्सिमम अ पर्सन कैन वर्क फॉर ओनली 48 आवर्स इन अ वीक, दैट्स द मैक्सिमम। 48 आवर्स से ज्यादा तुम्हारा काम अगर हुआ तो वो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम है, 48 आवर्स से वो कम ही होना चाहिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है, अगेन ये सेम है, यू विल नॉट बी अलाउड टू, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टाइप्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके जब हम काम की बात करें तो हॉलीडे की बात कर लेते हैं। सेक्शन 52 हॉलीडे के बारे में बात करता है। नो फैक्ट्री वर्कर शैल बी अलाउड टू और रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक दैट इज अ संडे। वाई? बिकॉज डूड इट्स ए संडे। दिख रहा है? संडे आई डोंट वर्क, संडे आई ले डाउन, ऐसे टाइप्स। सो कोई भी फैक्ट्री वर्कर को ना अलाउ किया जाएगा, ना ज़रूरत उसको ऐसे फील कराया जाएगा कि उसे संडे आके भी काम करना है। वीक का सबसे पहला दिन संडे होता है, मंडे नहीं होता है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद संडे, इट्स संडे मंडे ट्यूजडे, नेवर स्टार्ट्स विद मंडे। सो वीक का पहला दिन संडे इज कंसिडर्ड एज ए वीकली हॉलीडे। एवरी संडे शैल बी ए हॉलीडे अनलेस he has or will have holiday for a whole day on any of the 3 days immediately before or after the said day। मतलब अगर संडे के अलावा बचे कुचे जो 3 दिन है, संडे के पहले वाले या संडे के बाद वाले, मतलब 6 दिन, उन पहले 3 दिनों में या बाद के 3 दिनों में अगर उसे कोई भी एक पूरे दिन का छुट्टी मिलता है तो संडे को वो काम कर सकता है। इन शॉर्ट क्या बच्चों, ये इंग्लिश में मत फंसो, हफ्ते भर के कोई तो एक दिन में छुट्टी होना चाहिए, फिर वो संडे हो या और कोई दिन मिले। नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो संडे, अगर संडे को काम पे बुलाया तो संडे के 3 दिन पहले छुट्टी देनी चाहिए या 3 दिन बाद वाले दिनों में कोई तो एक दिन छुट्टी देनी चाहिए। ठीक है, द मैनेजर हैज बिफोर सेड डे और सब्सटीट्यूटेड डे delivered a notice to inspector to show intention of requiring worker to work and that intention is displayed as a notice to that effect in the facts। अब एक बात समझो, जब हम संडे छोड़ के कोई और दिन अगर हॉलीडे मान के चल रहे हैं फॉर ऑल द वर्कर्स, तो ये संडे छोड़ के और कोई दिन
तभी हॉलीडे माना जाएगा ऑफ द वीक जब मैनेजर ने वो दिन के पहले या वो जो भी सब्सटीट्यूट दिन है उसके पहले डिलीवर की है एक नोटिस टू द इंस्पेक्टर शोइंग द इंटेंशन कि भाई हम पब्लिक से संडे को भी काम कराने वाले हैं, संडे के बदले हम उनको फ्राइडे को छुट्टी देने वाले हैं। ऐसा नोटिस इंस्पेक्टर को भी जाना चाहिए और ऐसा नोटिस फैक्ट्री में भी डिस्प्ले होना चाहिए, शोइंग द फैक्ट कि संडे इज नॉट अ हॉलीडे, यू आर गेटिंग अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे। अगर ये नहीं किया तो वीकली हॉलीडे संडे ही माना जाएगा और कोई दिन को वीकली हॉलीडे मान नहीं सकते। सो सेक्शन 52 नॉर्मली हमें बताता है कि वीकली हॉलीडे क्या है, संडे। पर संडे नहीं तो और दूसरा दिन तब लोगे जब एक तो दूसरा कोई दिन पहले 3 दिन या बाद के 3 दिन का कोई एक दिन होगा, एंड द मैनेजर हैज टू इन्फॉर्म द इंस्पेक्टर एज वेल एज इन द फैक्ट्री कि विच डे विल बी अ हॉलीडे अदर देन संडे। तो भाई पब्लिक को तो संडे बुला के उनसे काम करवा के ले सकता है। क्लियर? दिस इज वीकली हॉलीडे, सेक्शन 52। देन कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज देखते हैं। वीकली हॉलीडे अलग होता है, कॉम्पनसेटरी हॉलीडे अलग होता है। नॉर्मली कॉम्पनसेट हॉलीडे कब होता है, संडे इज ए हॉलीडे, बट इफ ड्यू टू सम रीजंस वर्कर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट डे एज अ हॉलीडे इन एनी मंथ, द वर्कर शैल बी अलाउड हॉलीडे within that month or within 2 months immediately following equal number of compensatory holidays। अब ये क्या है समझो, नॉर्मली मुझे महीने में 4 संडे आते हैं तो 4 छुट्टियां हो गई मेरी। अगर मुझे ये 4 संडे को छुट्टी नहीं मिली तो वर्कर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट हॉलीडे। तो अगर वर्कर्स को वो पूरे महीने में वो छुट्टी नहीं मिली तो ही द वर्कर शैल बी अलाउड हॉलीडे फॉर दोज 4 days विद इन द मंथ ऑन एनी अदर डे। जैसे हमने लास्ट फ्लो चार्ट में डिस्कस किया है क्या कि अगर संडे को छुट्टी नहीं है और कोई दिन पे छुट्टी दे दो, कॉम्पनसेट हो जाएगा, कॉम्पनसेटरी हॉलीडे, बराबर है। या अगर और कोई दिन काम नहीं छुट्टी नहीं मिल रही है क्योंकि हमारा ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत पीक सीजन पे है तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा ऑक्यूपायर तुम्हें छुट्टी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 महीने जो इमीडिएटली फॉलो होंगे, ये महीने के 4 दिन की छुट्टी तो नेक्स्ट महीने में कोई भी, नेक्स्ट 2 महीने में कोई भी 4 दिनों में वो लेके खत्म कर सकता है। मतलब नेक्स्ट मंथ के 4 संडेज, उसके नेक्स्ट मंथ के 4 संडेज, ये 8 छुट्टियां तो है ही, प्लस 4 छुट्टियां तुम्हें एडिशनल मिलेगी क्योंकि गए महीने में तुम्हें 4 संडेज की छुट्टी नहीं मिली थी। क्लियर? कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो वापस एक बार, नॉर्मली छुट्टी संडे की है, एवरी मंथ में 4 संडेज आते हैं तो 4 छुट्टियां बनती थी, पर वो 4 छुट्टियां नहीं मिल पाई, वो महीने में और भी कहीं छुट्टी नहीं मिल पाई तो टेक्निकली वो मिल जाती तो भी काम हो जाता, कॉम्पनसेट हो जाता था विद इन दैट मंथ, पर नहीं हो पाया मान के चलो। तो तुम्हारा ये जो कॉम्पनसेटरी हॉलीडे है वो यू कैन टेक एंड एंजॉय इट विद इन द नेक्स्ट 2 months। सो नेक्स्ट 2 months के हॉलीडे तो है ही, वो 4 और आगे के 4 मतलब 8 दिन तो है ही, प्लस ये महीने के और 4 दिन तुम्हें उसमें ऐड करके मिल जाएंगे। क्लियर? इक्वल नंबर ऑफ कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज तुम्हें मिलते हैं, दिस इज नोन एज कॉम्पनसेटरी, क्योंकि यहाँ नहीं मिल पाया आगे 2 महीने में कॉम्पनसेट हो जाएगा। मैम तीसरे महीने में मिल सकता है, अगर 2 महीनों में नहीं लिया तो नहीं, यू हैव टू मेक श्योर कि यू एंजॉय दोज हॉलीडेज विद इन द 2 months इमीडिएटली फॉलोइंग। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है शिफ्ट ड्यूटी का। सेक्शन 57 टॉक्स अबाउट शिफ्ट ड्यूटी। चलो देखते हैं। Where a worker works on a shift which extends beyond midnight, the hours he has worked after midnight shall be previous day. He shall get holiday of whole day of 24 hours beginning from when the shift ends। अब ये क्या है समझो, शिफ्ट ड्यूटी क्या होती है। मान के चलो एक बंदे ने 8 से 6 की ड्यूटी की, दूसरे बंदे ने 6 से 10 की ड्यूटी की और तीसरे बंदे ने 10 से सुबह 6 की ड्यूटी की या 10 से 8 की ड्यूटी की। ऐसे हमने 3 ड्यूटीज मान के चलो डिवाइड करके रखे। तो जो बंदा रात की नाइट ड्यूटी कर रहा है 11 से 8 या 10 से 6 या जो भी है, वो ड्यूटी करने वाला जो बंदा है वो इमीडिएटली दूसरी शिफ्ट पे नहीं जा सकता है ना, तो वो वर्कर रात भर काम करेगा, घर आएगा, पूरा दिन निकालेगा, वापस वही दिन रात को निकल जाएगा। सो उसका शिफ्ट कैसा होता है मालूम है, एक हाफ वर्क ही डज ऑन 26, हाफ वर्क ही डज ऑन 27, क्योंकि मिडनाइट के बाद दिन बदल जाता है ना। पर दिन बदले तो भी ठीक है, हम शिफ्ट उसको पहले दिन की मान के चलेंगे। मतलब 26 के रात को जब वो काम पे जाएगा वो 26 का काम कर रहा है, 27 के सुबह जब वो घर आएगा वो कौन सा काम करके आया, 26 का काम करके आया। 27 का काम का ड्यूटी उसका 27 को रात को 10 बजे शुरू होने वाला है। सो द आवर ही हैज वर्कड आफ्टर मिडनाइट शैल बी प्रीवियस डे। बच्चों ये समझा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है।
सो जब वर्कर नाइट शिफ्ट करता है, जिसका शिफ्ट मिडनाइट के बियॉन्ड क्रॉस हो जाता है, वो क्रॉस किया हुआ शिफ्ट जो है वो दूसरे दिन का काम नहीं है, वो प्रीवियस डे का काम है। उस दिन का जो सुबह शिफ्ट ड्यूटी खत्म करके आने वाला बंदा है, वो उस दिन का काम उस दिन रात को शुरू करेगा। ये समझा? दूसरा, he shall get a holiday of whole day of 24 hours beginning from when the shift ends। अच्छा, अब ये बंदे को अगर शिफ्ट ड्यूटी के बाद छुट्टी चाहिए तो कैसे मिलेगी? 26 को वो काम पे गया, 27 सुबह रिटर्न आया। सुबह जब वो घर पे आता है शिफ्ट खत्म करके, मान के चलो उसका शिफ्ट 7 बजे खत्म हुआ, उस दिन 7 से लेके दूसरे दिन 7 तक वो घर पे ही रहेगा, छुट्टी। दैट मीन्स 24 आवर्स का छुट्टी उसको मिला है। फिर वो पूरा 24 घंटे का छुट्टी खत्म करके वापस पूरा दिन घर पे निकाल के वो रात को शिफ्ट ड्यूटी पे जाएगा। अच्छा, अगर किसी का शिफ्ट चेंज करना है तो छुट्टी देने के बाद ही शिफ्ट चेंज हो सकता है। मतलब वो बंदा 26 को काम पे गया, 27 को सुबह घर पे आया, पूरा दिन 27 का चला गया, 28 के सुबह 7 तक उसको छुट्टी थी। फिर अगर उसको दोपहर की शिफ्ट में तुम्हें डालना है या शाम की शिफ्ट में तुम्हें डालना है, तुम 28 को डाल सकते हो। 27 को सुबह घर आने से लेके पूरा 27 का दिन निकाल के 28 के सुबह तक ही इज ऑन ए हॉलीडे। क्लियर? 24 आवर्स का हॉलीडे उसे मिलना बनता है। चलो दे, what do you mean by overtime? Section 59 talks about overtime. Where a worker works in a factory for more than 9 hours in a day, या where a worker works for more than 48 hours in a week, he shall be entitled to wages at the rate of twice the ordinary rate of wages. Overtime extra कर रहा है ना, तो हमारा नॉर्मल टाइम क्या है वर्क आवर्स का? 9 आवर्स मैक्सिमम, या हफ्ते में 48 आवर्स मैक्सिमम। अभी हमने सेक्शन 54 और उधर देखा था, ये बात बराबर है। तो जब हम ये देखते हैं ओवर टाइम 59 क्या कहता है कि एक वर्कर फैक्ट्री में जब 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम करे तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसे ओवर टाइम कहेंगे। या हफ्ते भर में घुमा फिरा के अगर उसने 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर लिया तो भी हम उसे ओवर टाइम कहेंगे। ऐसे टाइम पे वो जो एक्स्ट्रा आवर्स वर्क कर रहा है उसके लिए उसे ऑर्डिनरी वेज रेट का दुगुना मिलेगा। तो अगर उसे 10 रुपये मिल रहा था, अब उसे 20 मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन 59 था। सेक्शन 60 क्या बात करता है? डबल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी वर्कड इन अनदर फैक्ट्री। बराबर है। याद है अभी शिफ्ट ड्यूटी की बात चल रही थी अपनी। 26 तारीख को रात को वो शिफ्ट ड्यूटी करने फैक्ट्री गया, सुबह 27 को वो रिटर्न घर आया। अब वापस दोपहर को वो और कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसने वो दिन में कोई फैक्ट्री में काम किया, वापस रात को उसको फैक्ट्री में जाने को मौका मिलने वाला नहीं है। इट इज़ डबल एम्प्लॉयमेंट, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। भाई इंसान है, मतलब काम करेगा कब, सोएगा कब, जिंदगी मतलब बॉडी को कितना स्ट्रेच करोगे, है ना? तो जब इंसान एक फैक्ट्री में काम करता है एक दिन में, वो ही एक दिन में वो दूसरे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, चलो लेट्स सी आगे। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन? ओके, women. Okay, do you people remember what was section 54? देख मैंने महिला भी ढूंढ के निकाले, वो भी विद द वर्कर वाला एजेंडा। सो नो एग्जाम्पशन एज अंडर सेक्शन 54 में बी ग्रांटेड। मतलब महिलाओं के लिए भी 9 घंटे का मैक्सिमम लिमिट ही है भाई, उससे ज़्यादा तुम काम उनसे करवा के नहीं ले सकते हो, ना उन्हें काम करने के लिए अलाउ कर सकते हो। नो वुमन कैन वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक। कोई महिला को तुम रात के शिफ्ट ड्यूटी के लिए बुला नहीं सकते हो। बंदी को 7 बजे के बाद घर पे टाटा बाय बाय करना जरूरी है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है तो ही एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी वुमन कैन बी मेड बिटवीन नाइट 10 PM टू मॉर्निंग 5 AM टू मॉर्निंग 5 AM। सॉरी इट इज नॉट 5 PM, इट इज 5 AM। क्लियर? ये अगर सीजे ने अलाउ किया तो, वरना नहीं। सो नो चेंज इन शिफ्ट ड्यूटी एक्सेप्ट आफ्टर हॉलीडे। येस, फॉर फीमेल्स ऑल्सो। अगर वो शिफ्ट ड्यूटी मान के चलो जैसे हम 6 से शाम को 7 की बात करें तो वहाँ पे 2 शिफ्ट आ सकती है, 6 से 2 वाली, 2 से 7 वाली। तो वो 2 शिफ्ट में किसी महिला को सुबह के शिफ्ट में से आफ्टरनून शिफ्ट में शिफ्ट करना है। सुबह की शिफ्ट करके बंदी घर चली गई, पूरा दिन का उसको छुट्टी दो 24 घंटे का, फिर जाके उन्हें आफ्टरनून शिफ्ट में बुलाओ। यू कैन नॉट आस्क हर टू वर्क कॉन्जिक्यूटिव 2 शिफ्ट में कि चलो ये शिफ्ट हो गई अब इमीडिएटली तू नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आ जा, तेरा शिफ्ट बदल रहा है। उसी दिन नहीं बदल सकता, हॉलीडे दो, नेक्स्ट दिन से फिर उसको वो शिफ्ट ड्यूटी चेंज करा सकते हो। क्लियर? देन ओके, अब इंस्पेक्टर के क्या प्रोविजन है देखते हैं।
चलो तुम्हें याद दिलाती हूँ, इंस्पेक्टर के ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्पेक्टर्स की क्या क्या अधिकार होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा इस पे फोकस करना ज़रूरी हो जाता है ना। देखते हैं व्हाट इज एन हु इज एन इंस्पेक्टर एंड व्हाट इज सपोज टू डू। चलो इंस्पेक्टर भी ढूंढ के निकाला मैंने। अच्छा उसको ऐसे कपड़े क्यों दिए, पुलिस वाला क्यों नहीं है, क्योंकि वो लेबर लॉ इंस्पेक्टर है, ही इज गोइंग टू कम एंड एग्जामिन। ओके, सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट स्पेसिफिक पर्सन विद द राइट टू इंस्पेक्ट एज अंडर सेक्शन 9। ओके, अब अगर हम ये बात कहें कि ये बंदे को अधिकार देना है एज अंडर सेक्शन 9, तुम्हें क्या लगता है उसे क्या क्या अधिकार होंगे, वो क्या क्या करना चाहेगा? एग्जामिन मतलब वो क्या एग्जामिन करेगा? सोचो, सोच के बताओ जरा, व्हाट डू यू थिंक विल बी द ट्रिक? क्या लगता है तुम्हें वो क्या क्या करेगा? यस, वो ये करेगा सेक्शन 9 की दी गई सारी एक्टिविटीज। चलो, he can enter into a factory. Of course, if he's an inspector, if he wants to inspect, he definitely needs to enter into the factory. Then he can go and inspect inside its premises, ki whether things are as per need or not. Second, he will examine the premises. Premises matlab jagah. The plant matlab the entire unit of the factory. द मशीनरी विच इज इनसाइड द फैक्ट्री, द आर्टिकल्स और मशीनरी। फिर देख, मशीनरी में मशीनरी, इक्विपमेंट, छोटे मोटे आर्टिकल्स, जो भी चीज़ें वो फैक्ट्री के प्रोमाइसेस पे दिखेंगे वो चेक करने का अधिकार एज अंडर सेक्शन 9 ये इंस्पेक्टर को डेफिनेटली दिया जाता है। ठीक है। थर्ड, ही कैन इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट एट द फैक्ट्री। येस, वो वर्कर से बात कर सकता है, वो आजू बाजू की जगह के लोगों से बात कर सकता है, पूछताछ कर सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ था क्या, अगर हुआ था तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द सिचुएशन व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, व्हाई डिड इट हैपन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then he can require the production of factory documents, the ownership documents, the title documents, the licenses, everything he can ask for the documents to be, shown to him. Then he can seize or take copies of records. Yes, he can seize or take copies of records का मतलब है वो कैप्चर करके अपने पास रख सकता है सारे कॉपी, सारे रिकॉर्ड्स। ये वो ऐसा क्यों कर सकता है? वो क्यों कर सकता है? क्योंकि देख, हर चीज़ फैक्ट्री में जाके वहाँ खड़े रह के नहीं हो सकती। तुम सीज करके अगर बैठ के तुम्हारे प्रॉपर ऑफिस में उसको इंस्पेक्ट करोगे तो बहुत बार उसकी गलतियाँ समझ में आती है, उसके अंदर के लूप होल समझ में आते हैं। सो ही हैज़ द राइट टू टेक कॉपीज एंड टेक द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद हिम। 10, he can take possession of any article or substance and detain it. Yes, he can take possession मतलब वो कोई भी आर्टिकल या सब्सटेंस फैक्ट्री में जो है उसको देख सकता है, समझ सकता है, उसे लगा तो वो उसके साथ उसको ऑफिस ले जा सकता है। he can detain it with him for further investigation. ठीक है, उसको वो अधिकार दिया गया है। and any other power as may be prescribed, जो भी necessary लगता है for him to conduct his inspection, the inspector is allowed to do it as under section 9. These are his rights which he has because he is the inspector in the factory. Clarity? चलो आगे देखते हैं। सर्टिफाइड सर्जन सेक्शन 10। ओके, वहां पे देखो मैंने लिख के दिया है 8 मार्च जून 2018 में पूछा गया कंसेप्ट है, वो दिख रहा है तुम सबको? यस, सर्टिफाइड सर्जन सेक्शन 10 क्या बताता है देखते हैं। अब जब 8 मार्क के लिए पूछा है तो जरूरी है, फोकस से देखो, ध्यान दो। कौन होता है सर्टिफाइड सर्जन? ये तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द सर्टिफाइड सर्जन। हु शैल द सर्टिफाइड सर्जन्स बी? दे शैल बी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब डॉक्टर। डॉक्टर है पर तुम लिखते वक्त ऐसे ही हाई फाई लिखना, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इट पुट्स एन इंप्रेशन ऑन द पेपर करेक्ट करने वाला कि भाई बंदे ने कड़क लिखा है ना, पर हमारे तुम्हारे समझने के लिए वो कौन है? डॉक्टर। So, state government shall appoint qualified medical practitioners to act as certified surgeons. Okay. तो important question क्या है? What are their duties? Yes. Their duties are to examine and certify young persons. हाँ, examine मतलब उनको समझना, certify मतलब उन्हें छाप के देना, हाँ भाई चल यंग पर्सन तू कॉम्पिटेंट है, तू ये फैक्ट्री में काम कर सकता है, पर तू यंग पर्सन वाला काम करेगा, तू यंग है, तू एडल्ट नहीं है। सो ही विल एग्जामिन अ यंग पर्सन, ही विल सी हिज फिजिकल मेंटल कैपेसिटी एंड ही विल सर्टिफाई वेदर ही इज कॉम्पिटेंट टू वर्क इन द फैक्ट्री और नॉट। ये सर्टिफाइड सर्जन देखेगा अपने मेडिकल नॉलेज के हिसाब से। Second, he can examine a person engaged in a factory
इन डेंजरस ऑक्यूपेशन और हैजार्डस प्रोसेस, बराबर है। कल डेंजरस ऑक्यूपेशन या हैजार्डस प्रोसेस में काम करने वाले लोग हैं, वो भी कॉम्पिटेंट है क्या टू वर्क इन दैट काइंड ऑफ कंडीशंस, इसका भी एग्जामिनेशन सर्टिफाइड सर्जन करेगा। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी डेंजरस ऑक्यूपेशन या हैजार्डस प्रोसेस करने अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट पर्सन शैल फर्स्ट बी सर्टिफाइड बाय द सर्जन एंड देन ही शैल बी एंगेज्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, करेक्ट। फिर ये सर्टिफाइड सर्जन विल एक्सरसाइज मेडिकल सुपरविजन, वो मेडिकली सुपरवाइज करेगा। अगर कोई इलनेस हुआ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो वो वर्कर्स का ध्यान रखेगा, वो देखेगा कि उन्हें क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है, किस वजह से वो इलनेस कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है, इसको ढूंढ के निकालना भी ये सर्टिफाइड सर्जन का काम रहेगा। देन he will exercise medical supervision अगर there is likelihood of injury due to change in manufacturing process। अच्छा, मान के चलो मेरे फैक्ट्री में ना एक सर्टेन तरीके से काम हुआ करता था, अब वो प्रोसेस हमने थोड़ा चेंज किया है। चेंज करने की वजह से वर्कर्स को थोड़ा टाइम लगता है टू गेट यूज टू दैट चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब तक वर्कर्स डोंट गेट यूज टू दैट चेंज, द सर्टिफाइड सर्जन विल बी स्टैंडिंग देयर टू मेक श्योर एंड सुपरवाइज दैट द वर्कर्स आर बिकमिंग कंफर्टेबल एंड देयर इज नो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग ड्यू टू द चेंज। क्लियर। लास्टली ये एक्सरसाइज मेडिकल सुपरविजन किस पे करेंगे, द यंग पर्सन जो एम्प्लॉय होने वाले हैं उनको इन जनरल शुरुआत के थोड़े दिनों में मेडिकल सर्टिफाइड सर्जन जो है वो उनके आसपास घूमते दिखेगा, ताकि वो समझ पाए कि ये यंग पर्सन को चीज़ें फैक्ट्री की जम रही है कि नहीं जम रही है। क्लियर। ये सर्टिफाइड सर्जन का काम रहेगा। सर्टिफाइड सर्जन यंग पर्सन को सर्टिफाई करेगा कि भाई तू काम कर सकता है। इवन एडल्ट्स जो हजार्डस प्रोसेस काम करते हैं वो हजार्डस प्रोसेस में भी उन्हें सर्टिफाई किया जाएगा, हाँ भाई मैंने बोला है तो तू काम कर सकता है, मैं बोलूँ नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मैं कौन, सर्टिफाइड सर्जन। फिर वो सुपरविजन का काम करेंगे जब कोई इलनेस कॉज हो रहा है टू द वर्कर्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नए से एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो भी थोड़े दिन तक ये बंदा फैक्ट्री के अंदर घूमते दिखेगा, जस्ट टू मेक श्योर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो। एंड लास्टली यंग पर्सनस भी जब नए से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उनके मेडिकल सुपरविजन के लिए सर्टिफाइड सर्जन वहाँ पे तुम्हें वर्क करते हुए दिखेंगे। These are the duties of the certified surgeon. So when we write the answer, we have to write all these things with respect to the certified surgeon. Okay? चलो आगे। ये देखो ऐसे दिखेंगे हमारे सर्टिफाइड सर्जन, बिकॉज इज अ सर्जन, वो ऑपरेशन के सारे ड्रेसअप में तुम्हें दिख रहा है। देन हम कब से यंग पर्सन कह रहे हैं, चलो देख ही लेते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन में क्या क्या आ रहा है। What are the provisions? एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ऑल इन ऑल ना तुम्हें याद रखना है बच्चों कि यंग पर्सन और फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारी चीज़ें तुम्हें ढंग से करनी है। एवरी स्लाइड एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वेश्चन विच यू विल हैव टू आंसर इन द एग्जाम। सो इंपॉर्टेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ध्यान से सुनो मेरे ये वीडियोस को, और इसमें से कोई भी क्वेरीज रहोगे नोट डाउन करते रहो क्वेरीज को। हमारा जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा वी विल मेक श्योर कि हम तुम्हारे वो क्वेरीज सॉल्व कर पाए, है ना। चलो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। No child who has not completed the age of 14 years shall be required to or allowed to work in a factory। बराबर है, ग्राउंड रूल है। यंग पर्सन मतलब वो 14 साल पूरा हुआ होना चाहिए। जो इंसान जो लड़का 14 साल या लड़की 14 साल से कम उम्र के हैं उन्हें फैक्ट्री में अलाउ ही नहीं किया जाएगा टू वर्क इन नो सर्कमस्टांसेस। ठीक है। A child who has completed the age of 14 years shall not be allowed to work unless his certificate of fitness is granted and he carries such certificate का token to work। मतलब अपना सर्टिफाइड सर्जन अपने ये यंग पर्सन को सर्टिफाई करके सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देगा, हाँ भाई चल तू काम कर सकता है फैक्ट्री में, ये देगा वो अलग बात, पर सर्टिफिकेट लेके तो घूम नहीं पाएगा। तो सर्टिफिकेट मिला है, इसका एक टोकन, इसका एक साइन वो हमेशा अपने जेब में रखेगा जब वो फैक्ट्री जाएगा। कल अगर कभी भी वो फैक्ट्री में अचानक भयानक इंस्पेक्टर आया और उसने वो यंग बंदे को पूछा बता क्या प्रूफ है कि तू काम कर सकता है, ही विल शो द टोकन टू द इंस्पेक्टर कि देखो आई एम सर्टिफाइड बाय द सर्जन, आई एम अलाउड टू वर्क इन दिस फैक्ट्री। पर ग्राउंड रूल क्या है, वो कम से कम कितने उम्र का होना चाहिए, एटलीस्ट 14 years ऑफ एज। ठीक है। The certificate of fitness shall be granted by certified surgeon to the young person on the young person applying it to him, and the certificate shall be valid for a period of 12 months। बराबर है, हर साल उम्र बढ़ेगी ना बच्चों, तो हर साल अलग सर्टिफिकेट सर्टिफाइड सर्जन से लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला नहीं मिलता है ना।
तो एवरी ईयर टिल ही बिकम्स 18+ एडल्ट बन जाए तब तक यंग पर्सन को अप्लाई कर करके सर्टिफाइड सर्जन से एवरी ईयर का फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक यंग पर्सन वहाँ काम नहीं कर सकता। चलो और आगे क्या लिखा है यंग पर्सन के बारे में देखते हैं। यंग पर्सन भी हमारे मस्त में मज्जानी लाइफ काम कर रहे हैं। No child will be employed for more than 4.5 hours in a day, very important, and during night तो work allowed ही नहीं है। अच्छा, तो जहाँ एडल्ट को मैक्सिमम 9 आवर्स है और घुमा फिरा के 10.5 घंटा है ना ब्रेक पकड़ के, वैसे यहाँ पे नो चाइल्ड विल बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 4.5 hours in a day. During night shift he is not allowed to work. Okay, no female child to work in a factory except between 8 AM to 7 PM. Clear? 8 से 7। Register of child workers shall be maintained, showing the name of each child who is working in a factory, the nature of the child's work, the group in which he is included to work, the number of his certificate of fitness, and lastly उसका शिफ्ट क्या है ये बताना वो रजिस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रजिस्टर मेंटेन होगा तो ही तो ये रजिस्टर तुम इंस्पेक्टर को सबमिट करोगे ना जब इंस्पेक्टर आएगा। ये रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा तो इंस्पेक्टर तुम्हें सूली पे चढ़ाएगा। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन में दोनों फ्लो चार्ट्स, ये अपना लास्ट वाला जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये अलॉन्ग विथ ये अभी हमने ये जो देखा, ये दोनों मिला के तुम्हारा आंसर है। हाँ बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज थिंग्स शुड बी मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन इफ इट इज आंसर्ड, इफ इट इज in your answer, if it is a question to you as what do you mean by employment of young persons in under a factory. Clear? सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझो, याद रखो। ओके, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट अपना आता है फैक्ट्रीज एक्ट का, वो है एनुअल लीव। सालाना कितना लीव मिलता है, चलो देखते हैं। सेक्शन 79 कहता है एवरी वर्कर हु हैज वर्कड फॉर अ पीरियड ऑफ 240 days in a calendar year shall be allowed leave with wages. चलो मुझे बात बताओ, साल में दिन कितने होते हैं? 365। मुझे काम कितने दिन करना है? मिनिमम 240 डेज। अगर मैं वो 365 डेज में से 240 दिन काम कर लूँ ना यार, माना जाएगा कि मैंने साल भर का काम कर लिया है और मुझे लीव मिलेगी विद वेजेस। मतलब 240 डेज के ऊपर जो भी मुझे काम करूंगी, जो भी एक्स्ट्रा काम होगा वो तो एक्स्ट्रा, वो छोड़ दे, पर 240 डेज तो मिनिमम मुझे काम करना है अगर मुझे एनुअल लीव का अवेलिंग करना है तो। ओके, देन इफ एडल्ट हूं तो 1 day लीव फॉर एवरी 20 days ऑफ वर्क मुझे मिलेगा। अगर मैं चाइल्ड हूं तो 1 day लीव फॉर एवरी 15 days ऑफ वर्क मुझे मिलेगा। ओके, मान के चलो हमने 200 दिन काम किया है, ठीक है। अब वो 200 दिन में पर 20 डेज मुझे 1 दिन का छुट्टी, 20 डेज 1 दिन का छुट्टी, 40 डेज 2 दिन का छुट्टी, 60 डेज मैंने काम किया 3 डेज का छुट्टी। सुनाई दे रहा है तुम्हें? ये एक्स्ट्रा लीव्स है, संडेज को छोड़ के ये एक्स्ट्रा लीव्स है। तो वैसे एवरी 20 डेज अगर वर्कर काम करता है, वो 20 दिन के बाद वो समझ जाएगा एक छुट्टी जेब में आ गई है, वो कब यूज करनी है वो उसका चॉइस है, पर आ गई है ये विद वेजेस, पगार वाली छुट्टी है ना। वैसे अगर बच्चे की बात करो तो बच्चों को 20 दिन नहीं काम करना है छुट्टी के लिए, बच्चों को 15 दिन काम करना है। एवरी 15 डेज ही विल गेट 1 हॉलीडे का लीव का बेनिफिट। तो 15 दिन काम किया 1 छुट्टी मिल गई, 30 दिन काम कर गया 2 छुट्टी मिल गई, 45 डेज काम कर लिया 3 छुट्टी मिल गई। तो जहाँ एडल्ट 60 दिन के बाद 3 छुट्टी का अवेलिंग करेगा, वहाँ ये छोटा बच्चू है वो 45 डेज पे उसे क्या मिलेगा? 3 छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है, एनुअली लीव। पर उसके सब के लिए हमें काम कितना करना है? 240 डेज। फॉलोइंग शैल बी डीम टू बी डेज ऑफ वर्क। ये 240 दिन में तुम्हारा जो ले ऑफ का डे है उसको भी हम काउंट करेंगे, हालांकि तुमने काम नहीं किया है, पर ले ऑफ किसने तुम्हें किया है? वर्क एम्प्लॉयर ने तुम्हें ले ऑफ किया है ना, तो उसके पास काम नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा वो दिन काउंट किया जाएगा। अगर तुम फीमेल वर्कर हो, मैटर्निटी लीव पे गए हो, हम मान के चलेंगे कि तुम काम कर रहे हो, सो मैटर्निटी लीव ऑल्सो विल बी काउंटेड एज डेज ऑफ 240। एंड लीव अर्न इन द लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर यूज नहीं कर पाए हो वो लीव ये साल में फॉरवर्ड हो कि हम उसे ऐसा मान के चलेंगे कि वो तुम्हारे काम के दिन है। सो द फॉलोइंग डेज शैल बी डीम्ड टू बी द डेज ऑफ वर्क। पर इसमें और आगे भी तुम्हें एडिशन मिलेगा, नेक्स्ट फ्लो चार्ट में दिखाती हूँ तुम्हें क्या है, देखो। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव देखते हैं। अगर मैंने ये साल का एनुअल लीव ये साल में यूज नहीं कर पाई तो नेक्स्ट ईयर में मैं क्या उन्हें आगे लेके जा सकती हूँ, देखते हैं। इफ ऑन वर्क डेज नॉट अवेल्ड लीव अलाउड इन एनी ईयर, it shall get carried forward to the next year
अगर एडल्ट है तो 30 दिन का लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर चाइल्ड हो तो मैक्सिमम 40 दिन का लीव फॉरवर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम लीव दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। मतलब ये साल का मेरा जो 30 दिन का लीव है, अगर मैं एडल्ट हूँ, अगर मैं यूज नहीं कर पाई, मैं 30 दिन तक का लीव आगे लेके जा सकती हूँ। मान के चल मेरा लीव ना 60 दिन का था और मैंने 10 ही दिन लीव यूज किया, क्या मैं 50 दिन का लीव नेक्स्ट ईयर लेके जा सकती हूँ? नो, आई कैन ओनली टेक 30 डेज का लीव। वैसे ही चाइल्ड में 60 दिन का लीव मुझे अलाउड था, मैंने रफली कितने दिन का, 10 दिन का लीव अवेल किया है वो बच्चे ने, तो टेक्निकली उसके कितने लीव बचे? 50 दिन के लीव बचे, पर वो 50 दिन का लीव आगे नहीं लेके जा पाएगा, वो सिर्फ 40 दिन का लीव आगे लेके जा पाएगा। मतलब उसका 10 दिन का लीव लैप्स हो जाएगा, बिना यूज लैप्स हो जाएगा, है ना। देन वर्कर शैल अप्लाई टू मैनेजर 15 days before the date of leave if worker belongs to public utility service, the notice of leave to be made 30 days in advance। मतलब अगर तुम्हें ये लीव को अवेल करना है तो लीव के 15 दिन पहले तुम्हें मैनेजर को अप्लाई करना है। अगर तुम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के वर्कर हो तो 30 दिन पहले तुम्हें अपने मैनेजर को अप्लाई करना है कि भाई मुझे आज से 30 दिन बाद या आज से 15 दिन बाद छुट्टी लेनी है, ठीक है। दैट इज द नोटिस ऑफ लीव। देन और एनुअल लीव के बारे में हमें क्या बोला है? अ वर्कर हु हैज बीन अलाउड लीव एज एन एडल्ट 4 days minimum, child 5 days minimum, shall before his leave begins be paid wages due for the leave period। मतलब क्या, एक बंदे को जब 4 दिन मिनिमम का अगर तुम एडल्ट हो लीव मिलता है, या एक बच्चे को मिनिमम 5 दिन का लीव मिलता है, तो उन्हें उनकी छुट्टी शुरू होने से पहले वो छुट्टी के दिनों का पगार मिल जाता है। मतलब क्या, छुट्टी पे भी जा, मजा नहीं, लाइफ भी करो, पैसे से एंजॉय भी करो। दैट इज व्हाट इज देयर अधिकार विद रिस्पेक्ट टू देयर लीव। देन एनकैशमेंट ऑफ लीव की अगर बात करनी है, अगर वर्कर इज डिसमिस्ड और डिस्चार्ज और डिसीज्ड, मर गया है वो, डिसमिस मतलब निकाल दिया है, या डिस्चार्ज हो गया मतलब उसका काम खत्म हो गया, या उसका उम्र हो गया तो सुपर एनुएट हो गया। सुपर एनुएशन मतलब 58 या 60 ईयर्स का इंसान होने पे उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है। दैट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द रिटायरमेंट, सो उसे सुपर एनुएशन कहा जाता है। या दैट पर्सन इज फाउंड गिल्टी, ऐसे टाइम पे while in service he shall be given monetary value of leave which he has not availed। क्लियर? बिकॉज उसको उसका काम निकल गया, वो नेक्स्ट ईयर कैसे फॉरवर्ड करेगा वो चीज़ को? क्यों नहीं फॉरवर्ड कर सकता भाई, खत्म हो गया उसकी बात। तो ऐसे समय में उसको वो जो छुट्टी के दिन बचे कुचे हैं, वो छुट्टी के दिन उसके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मनी, और उसको वो एनकैशमेंट मिल जाएगा, उसको इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कैश, ठीक है। सो एनुअल लीव में देखो वहाँ लिखा भी है फ्रॉम वर्क टू बीच, डायरेक्ट चेंज हो जाता है, पर वो एनुअल लीव के ये सारे प्रोविजंस उसके लिए तुम्हें पहले याद रखने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर? तो एनुअल लीव पे काफ़ी सारा कंटेंट मैंने तुम्हें दिया है, कल अगर एनुअल लीव पे राइट अ शॉर्ट नोट आया तो भी तुम उसको अच्छे से ढंग से लिख पाओगे। फेयर इनफ, दिस इज वॉट इज आवर फैक्ट्रीज एक्ट। अब थोड़े से जो क्वेश्चन है वो रेफर कर लेते हैं, ताकि एक तुम्हें फिक्स आइडिया आ जाएगा कि कब क्या कैसे पूछा गया था और हमें कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है। द बेस्ट पार्ट टिल डेट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ इज उतना ज़्यादा तुम्हें केसेस पूछा नहीं गया है। मैक्सिमम टाइम्स दे आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो वो मन में डर ही नहीं होता कि मैं केस का क्या करे, केस स्टडी आ गया तो कैसे पता चलेगा। हालांकि अगर तुम मुझे पूछो ना, आई प्रेफर केस स्टडीज, दे आर नाइस, दे आर इंटरेस्टिंग, देर इज अ एनर्जी टू इट कि अरे ओके केस है, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ढूंढो उसमें क्या गड़बड़ है, और गड़बड़ जब तुम्हें मिल जाती है और उसका आंसर तुम्हारे पास हो जाता है, नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन होता है। पर ठीक है, सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट। एनी विच वेज, फ्रीक्वेंटली आस्क प्रीवियस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, इसका मैंने एक छोटा सा तुम्हें लिस्ट बना के दिया है। ये पास्ट 6 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस है, देखते हैं क्या है। पास्ट 6 अटेम्प्ट्स में से ना बच्चों सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, आई थिंक इट इज दिसंबर 18 का, जब फैक्ट्रीज एक्ट से कुछ नहीं पूछा गया था, थोड़े बहुत एमसीक्यूज पर एक बेसिक बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बाकी अदरवाइज हर पेपर में फैक्ट्रीज एक्ट से एक क्वेश्चन तो जरूर होता है, फिर वो 5 मार्क का हो या 8 मार्क का हो, है ना। चलो देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लीनलीनेस ऑफ अ फैक्ट्री। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, हमने वेलफेयर सेफ्टी मेजर्स वगैरह देखे थे। वो वेलफेयर सेफ्टी मेजर्स में, हेल्थ मेजर्स में, हमने हेल्थ मेजर्स में क्लीनलीनेस ऑफ फैक्ट्री के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। जो नोट्स प्रोवाइडेड है उसमें उसके डिटेल्स भी दी गए हैं। सो क्लीनलीनेस के बारे में लिखते वक्त सबसे पहले फैक्ट्री का डेफिनेशन लिखना है, क्या होता है। फिर हमने लिखना है कि यार वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर सपोज टू नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, सो देर आर सर्टेन मेजर्स दैट आवर फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड्स ऑन द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री।
फिर हमने लिखना है मेजर्स कितने टाइप के, 3 टाइप के, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। उसमें से हमने लिखना है कि क्लेanलीनेस चैप्टर 3 का हिस्सा है, और फिर क्लेanलीनेस क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है, उसके एक्सप्लेनेशन को तुम्हें अटेम्प्ट करना है। क्लेanलीनेस क्यों ज़रूरी है उस पर तुम बड़ा ऐसे लिख सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, क्योंकि फेंकने में तो माहिर होते हो तुम लोग। सो ये आंसर इज इजी ना, 5 मार्क का शॉर्ट नोट है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट, है ना। चलो देन, what are the responsibilities of an occupier of a factory? Yes, what are the responsibilities of an occupier? ये तुम्हारे नोट्स में कवर्ड है, स्लाइड्स में मैंने नहीं कवर किया कि ऑक्यूपायर ने क्या क्या करना चाहिए, पर तुमको पता है ऑक्यूपायर ने मेक श्योर करना चाहिए कि हेल्थ मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड हो रहे टू दी फैक्ट्री वर्कर्स। सो दैट इन इटसेल्फ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर, है ना। तो जिस्ट में तुम पॉइंटर्स लिख के ये मेक श्योर करना है, ये मेक श्योर करना है, ऐसे एक एक लाइन में पॉइंट्स लिख के ये आंसर को खत्म कर सकते हो। अगेन इट इज अ शॉर्ट नोट। अगर 8 मार्क्स का आया भी तो थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, पर आंसर पता है ना, ये ज्यादा जरूरी है। ओके, एग्जामिन द ड्यूटीज ऑफ अ सर्टिफाइड सर्जन एट द फैक्ट्रीज है, 8 मार्क्स, जून 18 में। मैंने स्लाइड में भी मेंशन किया था कि वो वैसा पूछा गया था, ऑलरेडी एक बना बनाया स्लाइड मैंने तुम्हें दिया है, वही फ्लो चार्ट को थोड़ा बहुत तुम्हारे भाषा में एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो वो फ्लो चार्ट भी लिख दोगे तो भी तुम्हें काफ़ी मार्क्स उसके आने वाले हैं। ये लॉ है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है कि मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करते रहूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो पर अच्छा एक्सप्लेन करो, है ना। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने पूरा वो डेफिनेशन तुम्हें दिया है, ऑयलिंग, ऑर्नामेंटिंग, पंपिंग वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा 5 मार्क्स के लिए इनफ हो जाता है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनुअल लीव, 5 मार्क्स, 3 स्लाइड बना के दिए हैं मैंने तुम्हें एनुअल लीव के, वॉट एवर यू कैन रिमेंबर ग्रास्प करो, राइट डाउन एज द एनुअल लीव का आंसर व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम। आइडली तीनों के तीनों स्लाइड्स अच्छे से याद रखोगे तो बेहतर है, क्योंकि अच्छा कंटेंट दोगे एग्जामिनर को तो वो भी खुश हो जाएगा चेक होके कि यार बस है, बढ़िया है, मतलब बंदे को सब आता है। Lastly, discuss the welfare measures to be taken in a factory for workmen employed therein under the Factories Act, 8 मार्क का क्वेश्चन। और क्या चाहिए जिंदगी में, डायरेक्टली वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात पूछ ली है, तुम्हें ना ब्रेन में फ्लो चार्ट घूम जाना चाहिए, हाँ मैम ने ये स्लाइड में ये पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट्स याद आ गए ना, हो गया, तुम्हारा आंसर रेडी है ना। बिकॉज द पॉइंट्स आर द हार्ट ऑफ योर आंसर। अगर पॉइंट आता है ना बच्चों तो अंदर का एक्सप्लेनेशन तो भाई अपन प्रो लेवल पे चलते हैं उसको, है ना। So these are the few questions which were asked in our previous exam with respect to the Factories Act. मैंने उसके मार्क्स भी तुम्हें allocate करके दिए ताकि तुम्हें थोड़ा रफ आइडिया आएगा why this act is important and why this video is थोड़ा सा elaborate and why I have explained in detail about each and every aspect. This chapter you cannot put into option, you are supposed to read it nicely. फिर तुम्हारा कोई भी attempt होने दो, दिसंबर, जून, ये वो, you are supposed to know what Factories Act is. एंड पर्सनली इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंडस्ट्रियल लॉ का एक्ट, बिकॉज कुछ अगर पूछ भी लिया ना तो मैनेजेबल है राइट करने के लिए, तो उतने मार्क्स तुम्हारे जेब में सिक्योर हो जाते हैं, सही बात है। चलो, ऑल द बेस्ट टू स्टडी दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर ग्रास्पिंग, मैंने जितना बड़बड़ किया है वो मेक श्योर कि तुम ये क्वेश्चंस को खुद से अपने आप में अटेम्प्ट करो, थोड़े नोट्स रेफर करो, थोड़ा वीडियो रेफर करो, बात खत्म करो। मॉड्यूल तक नहीं जाना है जब तक फ्लो चार्ट और नोट्स खत्म ना हो जाए, प्रेफरेबली अगर मॉड्यूल ना भी जाओ तो भी आई एम ओके विद इट, यू विल स्टिल सिक्योर गुड मार्क्स, बट समटाइम्स पीपल वांट टू रेफर मॉड्यूल, यू कैन, बट पहले खुद की कैपेसिटी बनाओ, खुद के ब्रेन को उतना स्ट्रेच करो, फिर जाके मॉड्यूल तक तुम पहुंच पाओगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।